नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू सिमैया बंसल हॉस्पिटल भोपाल डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर के साथ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो मैडम हैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर, हम लोग सुफल सपोर्ट ग्रुप चला रहे हैं जो कि हमारा बहुत समय से चल रहा है और ये आप लोगों के सहयोग से ही इतना आगे बढ़ पाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुफल गर्भवती महिलाओं के लिए है और जिसमें कि सारी चीज़ें हम लोगों ने जितना हमसे समझ आया है पूरा ऐड किया हुआ है। आपको लगता है इसमें कि कुछ और भी चीज़ें होनी चाहिए तो हमें प्लीज़ बताएं। माँ बिन कहे जो गलती माफ़ कर दे वो माँ है, बिन कहे जो गलती माफ़ कर दे वो माँ है। तो सारी गर्भवती महिलाओं को मेरी तरफ से नमन। आगे हम अपने जो आज का विवरण है सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं वो आप सभी लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। डाइटिशियन एंड योगा स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी मैडम। वो हमारे साथ में हमेशा जब से सुफल ग्रुप चल रहा है तब से हमें गाइड कर रही हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हो जो भी चीज़ें हो आप आज उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद दो गेस्ट हमारे पास में और हैं। डॉक्टर रितु तिवारी हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं। ब्लॉगर भी हैं वो, यूट्यूबर भी हैं वो और मोटिवेशनल स्पेशल भी हैं मोटिवेशनल। इसमें उनका जो आज का हमारे पास में सब्जेक्ट है जिस विषय पे वो हमारे से चर्चा करने वाली हैं वो है एक अद्भुत सफ़र ज़िंदगी का। ज़िंदगी में सफ़र जो हमारा चल रहा होता है वो सबके साथ अलग अलग बीत रहा होता है, बट जो ये 9 महीने का सफ़र होता है ये हमारे साथ में बहुत ही अलग तरीके से गुजर रहा होता है। ये पेशेंट के साथ जो गर्भवती बन रही हैं उनके साथ, उनके पति के साथ और उनकी पूरी फैमिली के साथ में बहुत अलग तरीके से बीत रहा होता है। तो यही सफ़र हमारे साथ कैसा रहे, उसमें हमें क्या चीज़ें करना चाहिए, मोटिवेशनल क्या सपोर्ट मिलना चाहिए या उनके साथ क्या बीता है, वो चीज़ें हमसे मैडम शेयर करेंगी। तीसरी जो हमारी गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ में शुरू से ही जुड़ी हुई हैं डॉक्टर मंजुला विश्वास मैडम। उनसे आप लोग मिले होंगे इसके पहले। वो नेशनल ट्रेनर हैं फॉर इन्फेंट में और यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन ब्रेस्ट फीडिंग की काउंसलर भी हैं 20 साल से। तो उनको बहुत अनुभव है इन सब चीज़ों का। ये हमें जो उनका जो विषय है जो चीज़ों में बताने वाली है उनका विषय है गर्भावस्था में स्तनपान की तैयारी। कुछ महिलाएं अभी गर्भवती होंगी और कुछ गर्भवती होने के बाद डिलीवर्ड हो गई होंगी। डिलीवरी के बाद में हमें बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं बच्चे को दूध पिलाने में। दूध पिलाने में समस्या ये रहती है कि कभी हमें पता नहीं होता कैसे पिलाना है, कभी पोजीशन नहीं ले पाते हैं हम, कभी हमें समझ नहीं आता है कि दूध आ नहीं रहा है उसको लेकर टेंशन ले रहे होते हैं हम। बच्चा कई बार शक नहीं कर पाता है। तो जो भी समस्याएं हैं जो भी चीज़ें हैं मैडम हमें बहुत ईजी वे में बताएंगी। हम वो सारी चीज़ें उनसे डिस्कस कर सकते हैं, बाद में आप सारे प्रश्न उत्तर अपने कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की रूपरेखा थी और यहाँ से हम लोग अपनी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। चलती फिरती आँखों से अजा देखी है, चलती फिरती आँखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं लेकिन माँ देखी है। माँ को मैं नमन करती हूँ। मेरी माँ, सभी की माँ और आप जो बन रही हैं सारी सभी माँ को मैं नमन करती हूँ। हमारे प्रोग्राम की रूपरेखा के अनुसार मैं अब बुलाना चाहूँगी जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर शैलजा मैडम, जो कि योग से रिलेटेड हमें सारी चीज़ों के बारे में बताती रहती हैं और इतना सारा समय हमारे साथ निकालती हैं और हमेशा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को इनवाइट करूँगी, डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी मैडम। आइए मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी सृष्टि की प्रत्येक माँ का नंदन अभिनंदन प्रणाम करती हूँ एवं आपके उत्तम स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। गर्भ संस्कार, आज में हम गर्भ संस्कार के बारे में कुछ बातें करेंगे। पिछले 7 सालों से यह हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। गर्भ संस्कार की कर्णधार, संयोजक, प्रेरक एवं प्रेरणा स्रोत हमारी प्यारी सी प्रिया डॉक्टर प्रिया मैम को हार्दिक धन्यवाद। आपके अथक प्रयासों से गर्भ संस्कार का कार्यक्रम लगातार 7 वर्षों से सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को सतत रूप से क्रियान्वयन करने का सारा श्रेय डॉक्टर प्रिया मैम को जाता है।
विगत 2 वर्षों से जिन समस्याओं से पूरा विश्व जूझ रहा था, उस समय भी आपने अपने प्रयासों और उत्साह से इस कार्यक्रम को ऑनलाइन करके लोगों तक पहुंचाया। आप सभी का मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखा। मैं प्रिया मैम के साथ पिछले 7 वर्षों से लगातार कार्य कर रही हूँ। वो एक ऐसी डॉक्टर हैं जिन्होंने विज्ञान एवं आध्यात्म का समन्वय बड़ा ही सुंदर तरीके से किया। गर्भ संस्कार के माध्यम से गर्भ शिक्षा से श्रेष्ठ तेजस्वी संतति के निर्माण का प्रयास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप गांव-गांव, कस्बों-कस्बों में जाकर गर्भ शिक्षा का प्रचार प्रसार करती हैं। आपने और लोगों को गर्भ संस्कार के महत्व की जानकारियां और संदेश दे रही हैं। गर्भ संस्कार का उद्देश्य केवल एक स्वस्थ संतान का जन्म देना ही नहीं है, अपितु भारत को एक सुयोग्य और शिक्षित नागरिक भी देना है। डॉक्टर प्रिया मैम, आपके इस महान कार्य एवं उद्देश्य के लिए मैं आपका नमन करती हूँ और हृदय से धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर नीतू मैम एवं सुफल टीम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से यह कार्य संभव हो सकता है। आज हम गर्भावस्था में योग के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले माँ के लिए मैं कुछ 4 लाइनें कहना चाहती हूँ। माँ कोई ऐसा शब्द है जिसे सुनकर सभी का दिल एकदम खिल जाता है। हर पल खुशी देती है माँ, चेहरे पर मुस्कान देती है माँ, आंखों में आंसू आने नहीं देती माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ। ईश्वर के रूप में माँ की पूजा करिए, क्योंकि ईश्वर को भी जन्म देती है माँ। ये बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर को भी इस धरती पर आने के लिए माँ की कोख की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर किसी भी तरह की लेन देन नहीं होता। यहाँ दुनिया में जितने भी रिश्ते होते हैं वो गिव एंड टेक पर चलते हैं, लेकिन माँ का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ देना जानती है। वही एक रिश्ता है जो सबसे पवित्र और सुंदर होता है, जिसे हम ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता कहते हैं। इस दुनिया में हम जब आते हैं तो हमें सभी रिश्ते मिल जाते हैं सिवाय माँ के, क्योंकि वो ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना हो रही थी, तब सृष्टि में ब्रह्मा जी ने प्रेम, दया, करुणा, सौम्यता, संवेदनशीलता, सहृदयता, उदारता, इतनी सारी आंतरिक अभिव्यक्तियां दी। तो ब्रह्मा जी से किसी ने पूछा, देवता ने, कि आपने एक ही व्यक्ति में इतनी सारी आंतरिक अभिव्यक्तियां कैसे दे दी? तो उन्होंने जवाब दिया कि यह स्त्री है और यही स्त्री माँ है, और माँ जो है इसका हृदय चक्र जन्म से ही जागृत होता है। ये ब्रह्म का वरदान था। आज हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि WHO भी अपनी स्वास्थ्य की परिभाषा में एक चीज बोलता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक। जब ये सभी पक्ष आपके संतुलित होते हैं तभी आप स्वस्थ कहलाते हैं। पहले WHO ने भी आत्मिक स्वास्थ्य को उतना महत्व नहीं दिया था, लेकिन आज हमारे जीवन में जो स्वास्थ्य है उसमें आत्मिक स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। योग की एक छोटी सी और सरल परिभाषा है, जिसे हम कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। यदि हम अपने जो आत्मा है इसे देखना चाहते हैं तो आपको योग का ही आश्रय लेना पड़ेगा। स्वयं के साथ रहना और आनंद की प्राप्ति करना, यही योग का उद्देश्य है। आज हर व्यक्ति भागदौड़ में लगा हुआ है। हम हमेशा खुशी पाने के लिए दूसरों का साथ चाहते हैं, हम खुशी के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि वही खुशी हमारे अंदर समाई हुई है। जब हम अपने ही साथ रहकर खुश होने लगते हैं तो आपको यह मानना चाहिए कि आपको सही आनंद की प्राप्ति हुई है। योग के भी 4 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं: शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष। इन चारों पक्षों को यदि हमारे जीवन में से किसी एक को भी हटा दिया जाए तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे योग करने के लिए अष्टांग योग का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि,
ये आपकी 8 स्टेप्स होते हैं जिससे आप अपने जीवन में एक एक आगे बढ़ते जाते हैं और स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। हम 4 पक्षों को लेते हैं तो सबसे पहले जो हमारा शारीरिक पक्ष होता है वो क्रियात्मक पक्ष होता है। क्रियात्मक पक्ष का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो अपनी शुरुआत योग से करेंगे तो सबसे पहले हम छोटे छोटे आसन करेंगे। गर्भावस्था एक ऐसा समय होता है जहाँ पर शरीर में लगातार बदलाव होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे छोटे आसन शामिल कर लेते हैं, अपने एक्सपर्ट के पास सीखते हैं या आप पहले से करते होते हैं तो आप छोटी छोटी जैसे पवन मुक्तासन के आपके सीरीज़ हैं, जॉइंट फ्री एक्सरसाइज जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप इन्हें चेयर पे बैठकर कर सकते हैं या आप अपने बेड पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो आप आसनों के माध्यम से अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर या योग में कहा जाता है कि ये क्रियात्मक पक्ष इतना जरूरी है कि यदि आपको ऊर्जा चाहिए तो शरीर को चलायमान रखना है। उपनिषद भी कहते हैं चरे वेति चरे वेति। चरे वेति का मतलब होता है जीवन में चलते रहना। कहते भी हैं जो पानी रुका हुआ है वो सड़ जाता है, लेकिन जो पानी लगातार निरंतर चलता रहता है, जिसे हम नदी कहते हैं, जो लगातार बहती रहती, वो साफ स्वच्छ होती है, स्वयं भी स्वच्छ होती, दूसरों के लिए भी वह उपयोगी होती है। हमारा जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है। यदि हम अपना क्रियात्मक पक्ष देखें, यदि हम अपनी ऊर्जा को बना के रखना है, अपनी ऊर्जा बढ़ाना है, तो हमें कुछ आसन से अपने दिन की शुरुआत जरूर करना चाहिए। मैं जब भी आप लोगों की क्लास लेती हूँ तो कहती हूँ कि हमारे जो 5 आसन होते हैं, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन और कटी चक्रासन के 2 वेरिएशन करते हैं, वो आपके दिन की शुरुआत होती है। पानी पीकर यदि आप ये 5 आसन कर लेते हैं तो आपकी स्पाइन हेल्दी रहती है और आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और दिन भर आप कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ छोटे छोटे आसन जो आप कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, इन आसनों से आपकी न केवल स्पाइन हेल्दी रहती है बल्कि ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ा रहता है, ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है और हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारे सभी ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। ये तो तब होगा जब आप नियमित रूप से आसन करेंगे, क्योंकि नियम का अपना बहुत एक अपना ही महत्व होता है। यदि हम अपनी जीवन शैली को नियमित रखते हैं, क्योंकि आसनों के साथ हमारी जीवन शैली जुड़ी हुई है, हम अपनी जीवन शैली को नियमित रखते हैं, अपनी शुरुआत, दिन की शुरुआत नियम पूर्वक करते हैं, आचार विचार, खान पान, इसमें सभी कुछ आता है। आप अपने खान पान का नियम बांधें कि हमें सुबह कितने बजे से कितने बजे तक नाश्ता करना है और नाश्ते का टाइम भी वही रखें। जैसे ही आपने आसन किया, आसन करने के 10 से 15 मिनट बाद आप कुछ अच्छा प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें ले लें। तो इस तरह से हम अपना खान पान और जीवन शैली दोनों को संतुलित रख सकते हैं। अब इसी का दूसरा पक्ष आता है मानसिक। इसका तीसरा नियम हमारा आता है प्राणायाम। प्राणायाम हमारे आंतरिक पक्ष है जो मन का नियंत्रित भी करता है और मन को संतुलित भी करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राणायाम करने से आप अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि ये विचार सतत श्रृंखला है। हम लगातार सोते जाते, उठते उठते बैठते, हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं। कई बार ये स्थिति हो जाती है कि हम विचारों से परेशान हो जाते हैं। कितने लोग आते हैं जो कहते हैं ओवर थिंकिंग हो रही है। तो ओवर थिंकिंग ना हो, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, तभी हम खुश रह सकते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि एक विचार ही है जो हमें खुश रख सकता है और एक विचार ही है जो हमें परेशान कर देता है। प्राणायाम यदि आप नियमित रूप से कर रहे हैं, ना केवल आपके मन पर नियंत्रण होगा बल्कि श्वास पर नियंत्रण होगा, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। प्राणायाम करने से बहुत सारे फायदे भी हैं। यदि इसके नियम आप बना लें कि आपने सुबह के समय और रात के समय आपको प्राणायाम करना ही है। सोने से पहले यदि आपने प्राणायाम कर लिया तो आप अपने ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रख सकते हैं, क्योंकि कई बार हम तनाव के कारण, तनाव को लेकर जब हम सोते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आंतरिक अंगों को नुकसान होने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में तनाव को दूर भगाने के लिए
प्राणायाम से बेहतर कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो विचार धीरे 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 नियंत्रित होने लगते हैं और साथ में आप एक शून्य की अवस्था की तरफ जाते हैं। और जब आप सोते हैं तो जितने दिन भर का जो आपने अपने दिन भर का जो तनाव है, जो परेशानियां हैं, उन्हें कैसे कर देते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से हटा देते हैं, मन को शांत करके सोते हैं। तो प्राणायाम में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसे नियमित रूप से करें। सुबह के समय जब आप करते हैं तो पूरा आप 20 से 25 मिनट का प्राणायाम जो करते हैं, सबसे पहले डीप ब्रीदिंग को आप अपनी कैसे करेंगे, एक पाथ तैयार करेंगे। इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल, डीप इनहेल डीप एक्सेल कम से कम 10 बार करिए। उसके बाद में आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये प्राणायाम बहुत ही कॉमन प्राणायाम है जिसे आप सभी लोग जानते हैं। हम हर बार अपनी क्लास में इसे कराते भी हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद आता है उज्जाई प्राणायाम। ये प्राणायाम न केवल हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है बल्कि बीएमआर लेवल को भी बढ़ाता है, और स्पेशली ये काम एंड कूल प्राणायाम कहा जाता है और वुमेन के लिए कहा जाता है। तो आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद उज्जाई प्राणायाम किया। प्राणायाम का भी सीक्वेंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तीसरे नंबर पर आता है भ्रामरी नाद। भ्रामरी नाद जिसे हम भंवर की गुंजन कहते हैं। भंवर की गुंजन हम जब करते हैं तो वो हमारे जत्रु पार्ट, मतलब कि नेक टू हेड जो हमारा पार्ट होता है, जिसमें नाक, कान, गला, आंखें, ये जितनी होती हैं, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ये हेल्दी बने रहते हैं। क्योंकि तंत्रिका तंत्र जैसे ही हमारा कूल होता है, शांत होता है, हमारे अंदर हैप्पीनेस आने लगती है। तो ये प्राणायाम होता है भ्रामरी प्राणायाम। इसको कम से कम 5 से 7 बार जरूर करिए। लास्ट में हमारा आता है ओम नाद, ओम उच्चारण। कई बार हमने देखा कि जो लोग बहुत तनाव में रहते हैं, एंजाइटी होती है, परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती, उनको हम बोलते हैं कि आप कुछ मत करिए, ओम उच्चारण करिए लगातार 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना आप कर सकते हैं बिल्कुल करिए। तो आप जब प्राणायाम ओम नाद करते हैं तो आपके अंदर पूरे शरीर में वाइब्रेशन होते हैं, और यही वाइब्रेशन आपके तनाव को कम करते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ, ऊ और मा। हमारे शरीर को भी 3 भागों में डिवाइड किया है, लोअर, मिडल और अपर। ये पूरे शरीर में ये वाइब्रेशन काम करता है। तो ओम उच्चारण से आप अपना प्राणायाम यहाँ खत्म करते हैं। फिर प्राणायाम के बाद में कुछ देर आंखें बंद करके शांत होकर केवल आपको अपनी श्वास प्रश्वास को देखना है। क्यों देखना है श्वास प्रश्वास को? क्योंकि आप एकदम से प्राणायाम करके आंखें बिल्कुल ना खोलें, श्वास को सामान्य करें। जब आप श्वास को सामान्य करते हैं, मन शांत होता है, तब आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। हमारे अंदर पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। जीवन के आपने देखे, सभी जानते हैं कि एक सिक्के के जिस तरह से 2 पहलू होते हैं, जीवन के भी 2 पहलू होते हैं। यदि हम सकारात्मक रहेंगे, नहीं तो हम नकारात्मक रहेंगे। दोनों विचार हमारे साथ चलते रहते हैं, लेकिन हम उन विचारों को, नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें और सकारात्मक विचार हमारे पास बने रहें, उसके लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। क्योंकि श्वास और मन का गहरा संबंध होता है। जितनी हम गहरी लंबी श्वास लेंगे, मन हमारा उतना ही शांत होगा, और जब हमारा मन शांत होगा तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, और जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा तो हमारे अंदर एक अलग तरह की रचनात्मक स्थिति है। वो कुछ भी, जो हर व्यक्ति आप जानते हैं, कुछ ना कुछ ईश्वर का दिया हुआ उसको ऐसा गुण होता है जो आप रचनात्मक रूप से कर बाहर निकाल सकते हैं। तो रचनात्मकता के माध्यम से आप खुशी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम आनंद कहते हैं। ये तो हमारा प्राणायाम का पक्ष हुआ, जिसे हम आंतरिक पक्ष या मानसिक पक्ष कहते हैं। तीसरा आता है हमारा भावनात्मक पक्ष। प्रेगनेंसी के समय में सबसे ज़्यादा भावनात्मक पक्ष देखा जाता है, क्योंकि हार्मोन्स के चेंजेस लगातार होते रहते हैं। कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से भावनात्मक रूप से हम कभी खुश कभी दुखी रहते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार ये स्थिति होती है कि हमें लगता है कि ये समय 9 महीने हमारा कैसे कटेगा, लेकिन इससे आपको एक सुहाना सफ़र बनाना है, तो हमें भावनात्मक संतुलन करना
आना चाहिए। और भावनात्मक संतुलन कैसे करेंगे? आप एक एक स्टेप्स बढ़ रहे हैं। क्रियात्मक पक्ष रखा, मानसिक पक्ष रखा, मानसिक पक्ष रखने के बाद हमने भावनात्मक पक्ष पर आए। तो भावनात्मक पक्ष पर आने के लिए हमें क्या करना है? अपनी जो इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, इन पर धीरे 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 नियंत्रण करना है। वो कैसे नियंत्रण होगा? वो आपके प्राणायाम के माध्यम से ही शुरुआत हो जाती है। तो उसका नियंत्रण होने के लिए हमें यहाँ पर धारणा करना है। धारणा मतलब होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर आपको चलना है। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आप उस ऑब्जेक्ट में आप ओम ले सकते हैं, आपका एक कैंडल की लौ ले सकते हैं जिसे आप लगातार देखते हैं। देखने के बाद आप उसे जब आंख बंद करते हैं तो आपको वही चीज दिखाई देती है। धारणा का मतलब होता है अपनी चित्त को, अपने मन को एक जगह एकाग्र करना। यदि हम एकाग्रता कर लेते हैं वहीं आप ध्यान की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जितनी एकाग्रता में गहराई आएगी उतना ही आप ध्यान की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको धारणा से और इंद्रियों पर नियंत्रण करने से। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर नियमित रूप से उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए, उस पर अपना चित्त को लगाइए। जब आप उस चित्त को लगाने लगते हैं, वो उसे आप धारण कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपना भावनात्मक संतुलन बन जाता है। कहते भी हैं कि हमारा भावनात्मक संतुलन होना बहुत आवश्यक है। यदि हम बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से बहुत अधिक इमोशनल हो जाएं या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएं, दोनों स्थिति ही हमारी गलत है। हमें संतुलित रहना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हम अपने बच्चे को बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। गर्भ संस्कार का मतलब ही होता है इस समय हमें अपने आने वाले बच्चे को स्वस्थ और बिल्कुल कैसा स्वस्थ बच्चा देना, जिससे कि आप और परिवार दोनों ही खुशी प्राप्त कर सकें। इस भावनात्मक संतुलन में आपके परिवार का भी योगदान होना चाहिए कि आप खुश रह सकें इन 9 महीनों के दौरान। तो ये आपका आता है तीसरा पक्ष। चौथा पक्ष आता है हमारा आध्यात्मिक पक्ष, जिसमें हम ध्यान की बात करेंगे। ध्यान, चिंतन, मनन और स्वाध्याय। कितनी छोटी सी बात है कि चिंतन, मनन और स्वाध्याय। यदि हम पहले इसके बारे में बात करें तो क्या हम लोग अपने पूरे दिन में कभी इस बात का चिंतन करते हैं शाम को बैठकर कि हमारा दिन कैसा गया, दिन जाने के बाद हमने क्या चीज़ ऐसी है जो मिस की और जो हमें नहीं करना चाहिए? हम ये चिंतन हमें अवश्य करना चाहिए। यदि हम अपने पूरे दिन की क्रियाकलापों का चिंतन करते हैं, फिर उस पर मनन करते हैं, तो बहुत हद तक हम अपना तनाव को भी कम कर सकते हैं और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जो पक्ष है वो आपको आनंद की प्राप्ति देता है। देखिए, खुशियाँ जो है कुछ समय के लिए हम ले सकते हैं। आप कहीं जाते हैं या किसी से मिलते हैं या आप कुछ ऐसा नया कुछ करना चाहते हैं, तो वो खुशी क्या होती है? कुछ समय की होती है। जब आप उस जगह से, उस वातावरण से, उस स्थान से, लोगों से दूर हो जाते हैं, वो खुशी वहाँ पर खत्म हो जाती है, वापस आप अपनी स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन आध्यात्म आपको स्वयं के साथ रहना सिखाता है और आनंद की प्राप्ति सिखाता है, जिसे आप कहीं बाहर से नहीं ला सकते, वो हमारे अंदर ही होता है। ये कब होगा? जब आप चिंतन, मनन और स्वाध्याय करेंगे, जिसे निधिध्यासन बोलते हैं। ये सब भक्ति के अंग होते हैं। देखिए, भक्ति जहाँ पर होती है वहाँ आस्था होता है, विश्वास होता है। जहाँ विश्वास होता है वहीं पर आशा होती है, वहीं जीवन होता है। आध्यात्म आपको इस राह पर लेकर जाता है कि जहाँ आपको के अंदर सकारात्मकता बढ़ी रहे और अपने ऊपर विश्वास बना रहे, क्योंकि आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, आत्म अवलोकन ये आपको आध्यात्मिक मार्ग से ही प्राप्त होगा। क्यों मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्रह्म ने जब सृष्टि की रचना की थी, तब स्त्री के अंदर जो हृदय चक्र है उससे उन्हें वरदान था, ये उसे जन्म से ही जागृत मिलेगा। तो हमारे अंदर वो चक्र है, जागृत है, बस हमें वह वातावरण देना है, उस पर ध्यान लगाना है और उस पर विचार करना है। तो जब आपने चिंतन, मनन और स्वाध्याय किया, स्वाध्याय का मतलब होता है पूरे दिन में जब आप शाम को शांत होकर बैठते हैं तो कुछ समय के लिए आप कुछ भी पढ़िए। ऐसा कुछ पढ़िए जिसको पढ़कर आपके अंदर, आपके विचारों में परिवर्तन आए, आपको खुशी मिले और आपको ऐसा लगे क्या जीवन में ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि
पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इनको हम अपने पास यदि अपने जीवन में संजो कर रखते हैं तो कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। और जब आप निधि ध्यासन या स्वाध्याय करते हैं हम, तो स्वाध्याय से हम अपने विचारों को क्या करते हैं, विचारों को सकारात्मकता और बढ़ाते हैं और अपने अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह को बढ़ाते हैं। यहीं से आप ध्यान की अवस्था की तरफ जाते हैं। ध्यान जब हम करते हैं तो मैंने आपको बताया था, धारणा जब आपने किया तो एक ऑब्जेक्ट को आपने पकड़ के रखा, उसी ऑब्जेक्ट को आपको ध्यान की अवस्था में देखना है। जब भी आप आंख बंद करेंगे तो आपको ओम का वह ओम की ऊर्जा दिखाई देना चाहिए, या दीपक की वो स्वर्णिम लौ जिसे आप आंख बंद करते हैं और वो आपको आपके आज्ञा चक्र पर दिखाई देती है। ओम आपको दिखाई देता है, आपको वो नीला प्रकाश दिखाई देने लगता है जिसे आप लगातार एक पिक्चर में देख रहे थे। वो बंद आंखों से जब आप देखने लगते हैं तो ये ध्यान की अवस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं। ध्यान कभी भी लगाया नहीं जाता, यह स्वयं लग जाता है, क्योंकि जब आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे, आंखों को बंद करके कुछ देर अपने साथ बैठेंगे, स्वयं को देखेंगे, आप स्वयं के साथ रहेंगे और आंतरिक आंखों को बंद कर कर अंदर की तरफ झांकेंगे, तब आपको लगेगा कि कितनी अंदर खुशियां हैं, कितना मन शांत है। जितना मन शांत होगा हमारी ऊर्जा उतनी सकारात्मक होती जाएगी। तो ध्यान की अवस्था के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गिनकर आप 5 मिनट बैठिए आंख बंद करके। जब आप 5 मिनट बैठने लगेंगे तो आपको ये आनंद बहुत लगेगा। तो आप 5 का 7 मिनट और 10 मिनट करेंगे, और 10 मिनट से 15 मिनट आपका कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये ध्यान ही है जो आपको अनंत गहराइयों की तरफ लेकर जाएगा और आनंद की प्राप्ति देगा। आध्यात्मिक पक्ष योग का जो है वो आपको आनंद की प्राप्ति है। अंतत्वगता यदि हम देखें, योग का मार्ग ईश्वर का मार्ग है, जो आपको किस ओर ले जाता है, ईश्वर की मार्ग की ओर। आप जानते हैं कि जीवन में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये क्षणिक है, जो कुछ है वो हमारे अंदर है, जिसे हमें अपने आप में ढूंढना है। और आप कैसे ढूंढेंगे, एक एक स्टेप से आपको बढ़ना है। क्रियात्मक पक्ष, आसनों को करेंगे, आसनों से आप अपने शरीर में दृढ़ता और स्थिरता लाएंगे, क्योंकि शरीर जितना चंचल होता है मन उतना चंचल होता है। आप लगातार अपने शरीर को चलायमान रखते हैं और अपनी ऊर्जा को बढ़ाए रखते हैं तो आपके शरीर में स्थिरता और दृढ़ता आती है। और जब स्थिरता और दृढ़ता आती है तब आप प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। प्राणायाम लगातार अपने जीवन में 15 मिनट, मैं आपसे बहुत ज़्यादा समय नहीं बोल रही हूँ, यदि आप 15 मिनट का समय निकालते हैं प्राणायाम के लिए, आधा घंटा आपने योग आसन किया, वार्म अप किया, पवन मुक्तासन सीरीज नंबर 1 और 2 की, फिर उसके बाद में आपने थोड़ी सी देर 15 मिनट प्राणायाम किया, फिर कुछ देर आंखों को बंद करके धारणा की। धारणा में आप जो लगातार लगातार आप जो देखते हैं, चाहे आप पूजा करते समय अपनी दीपक की लौ को देख रहे हैं, या आप अपने कमरे में लगा हुआ ओम का जो आपका चित्र होता उसे देख रहे हैं, जिसे भी देख रहे हैं उसे धारणा में आप लगातार देखते हैं, तो बंद आंखों से आप उसे देखिए, फिर उसी से आप ध्यान की अवस्था की तरफ जाइए। तो ये स्टेप्स हमारे एक एक करके हैं। एकदम से आप सोचिए कि हम सीधे आसन करके ध्यान करने लगेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए आपको पहले आसनों में अच्छे से परफेक्ट होना है। उस आसन करने के बाद फिर आप प्राणायाम की तरफ बढ़िए। प्राणायाम में आप श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को देखिए, और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर जब नियंत्रण होने लगता है तब आप प्राणायाम में पारंगत होते हैं, तभी आप धारणा और ध्यान की तरफ जाते हैं। योग करते समय हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कि सबसे पहला ये कि जहाँ आप योग कर रहे हैं वहाँ का वातावरण एकदम शांत होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, हवादार वातावरण होना चाहिए। बंद कमरे में बिल्कुल ना करें, जहाँ पर आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिल रहा है, बाहर की एयर आ रही है, आसपास के वातावरण में ग्रीनरी है, आप नेचर के करीब हैं। ऐसी जगह जब आप योग करते हैं तो मन अपने आप खुश हो जाता है। और साथ में आप अपने कपड़ों को भी ध्यान रख के पहने कि बहुत टाइट कपड़े न पहने, कॉटन के कपड़ों को पहनकर करें, हल्का फुल्का, क्योंकि ये जो आपका गर्भावस्था का समय है इसमें आपको बहुत सावधानी पूर्वक आसन प्राणायाम सब कुछ करना है, क्योंकि
जब यदि आपने ये 9 महीने के सफ़र में योग को अपने जीवन में लेकर सिर्फ आप 40 से 45 मिनट भी आप करते हैं तो आप देखेंगे कि 9 महीने का सफ़र हंसते हंसते कट जाएगा। जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है। हम पूरे 24 घंटे में से मात्र 1 ही घंटा तो होता है जो हम अपने लिए निकालते हैं। वो हम अपने लिए अपने साथ रहकर यदि निकालते हैं तो हमेशा बाकी के जो हमारे घंटे बचते हैं उसमें हम खुश रहते हैं, क्योंकि यदि हम स्वस्थ हैं तभी हम खुश रहेंगे। हम स्वस्थ हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं, छोटा सा भी यदि हमारे शरीर में आप देखिए एक सरदर्द भी हो जाता है तो आप किसी भी काम को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन आप स्वस्थ हैं तो आप इन 9 महीने को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप यदि वर्किंग है तो आप बहुत अच्छे से काम भी कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 9 महीने आपके कैसे कट गए। आज मैंने आपको जो भी योग के बारे में बताया है इसको आप अपने जीवन में उतारिए, नियमित रूप से करिए। आप अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे कि किस तरह से हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ है, हमारे मन में परिवर्तन हुआ है, हमारे विचारों में परिवर्तन हुआ है, और साथ ही हम देख रहे हैं कि हमारी ऊर्जा में एक अलग सकारात्मकता आ रही है और ईश्वर के मार्ग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत जरूरी है हमें स्वस्थ रहना और खुश रहना। वर्तमान समय में पिछले 2 सालों में हमने ये चीज़ तो जाना है कि स्वास्थ्य से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यदि स्वास्थ्य हमारे पास है तो हम सारी खुशियां हैं, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आयुर्वेद भी कहता है कि सबसे पहले जो हमारी काया कैसी होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए। बिल्कुल, तब आप आगे अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। गर्भोपनिषद में भी गर्भावस्था का काफ़ी विवरण दिया गया है। उसमें भी यही कहा है कि ये 9 महीने आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप एक बच्चे को जन्म दे रही हैं, साथ में आपकी देव कहते भी हैं कि माँ की पाठशाला सबसे पहली होती है। तो माँ की पाठशाला तो उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से गर्भस्थ शिशु माँ के अंदर आता है। वहीं से वो अपने बच्चे को आचार विचार आहार के माध्यम से शिक्षा देती रहती है, और यही आगे चलकर जब बच्चा जन्म लेता है उसका भविष्य बनता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को नियमित रखें। जीवन शैली को हम जितनी अच्छी रखेंगे, हम जितना अच्छा आचार विचार व्यवहार रखेंगे, हम अपनी जीवन शैली को जितना खुशनुमा रखेंगे, उतना अधिक हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि ये 9 महीने आपके लिए जो आए हैं, ये आप हमेशा पलटकर जब अपने जीवन में देखेंगे तो आप याद करेंगे कि आपने अपने जीवन को कितने अच्छे तरीके से गुजारा है। क्योंकि जो आ रहा है उसका आपको वेलकम भी करना है, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्वस्थ रहेंगे तो ही वह स्वस्थ रहेगा। मैं फिर से प्रिया मैम को आज एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस गर्भ संस्कार के प्रोग्राम के माध्यम से आज बाहर से बार लोग हमें लगातार इसके बारे में चर्चा करते हैं और पूछते हैं। बंसल हॉस्पिटल में ये प्रोग्राम इतने अच्छे तरीके से किया जा रहा है, उसके लिए प्रिया मैम को ही श्रेय जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और सुफल टीम को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी लोग योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार। मैं शैलजा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें सारी चीज़ें बताई और हमेशा से हमको गाइड करते हुए आई हुई है। तो मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। अब मैं डॉक्टर रितु तिवारी मैम को बुलाना चाहूँगी और वो उनसे कहूँगी कि वो हमें गाइड करें कि ज़िंदगी का जो सफ़र है और ख़ासकर जो हम माँ बनते हैं उस समय में क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, मोटिवेट करें। मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी। डॉक्टर रितु तिवारी मैडम आए और हमें सारी चीज़ों के लिए गाइड करें। गर्भावस्था एक अद्भुत सफ़र जिंदगी का। गर्भावस्था ये शब्द जितना गुरुत्व लिए हुए है, इस शब्द में जितना भारीपन है, इसके अर्थ में भी उतना ही भारीपन है। एक लड़की जो अल्हड़ सी चंचल सी अपनी जिंदगी को एक सहज तरीके से जीते हुए आगे बढ़ रही होती है, अचानक पता चलते ही कि वो एक माँ बनने वाली है,
एक नई जिम्मेदारी लेने वाली है। अचानक ही उसे ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया का जिम्मेदारियां, बोझ उसके सिर पे आ गया हो। और कहीं ना कहीं जो ये खूबसूरत सफ़र है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन वाला बन जाता है। इसलिए इस समय ज़रूरत होती है कि ये सफ़र जितना खूबसूरत है उसको हम उतना तो खूबसूरती दें, कम से कम, कि हमें ये सफ़र बिल्कुल भी भारी ना लगे। और इसके लिए मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप जो है, एक कहना चाहिए, एक बच्चे को जन्म नहीं देने जा रहे हैं, आप एक्चुअल में एक जेनरेशन को जन्म देने वाले हैं। एक जेनरेशन एक नई जिंदगी पाने वाली है। तो कैसे कैसे ये सफ़र बहुत आसान हो सकता है। जो ये सफ़र है, आपको जो जिम्मेदारी देने वाला है, जो आपको महत्ता देने वाला है, जिसका नाम है माँ, जिसको हम समतुल्य रखते हैं ईश्वर के, जब इतना बड़ा पद आप पाने वाले हैं तो निश्चय ही उस पद से जुड़ी जितनी भी जिम्मेदारियां होंगी उनके लिए भी हमें तैयार अवश्य होना होगा। लेकिन पद और जिम्मेदारियां जब भी मिलती हैं तो वो हमेशा हमको इनकरेज करती हैं, हमें प्रोत्साहित करती हैं। और हमको ये खुशनसीब ही मानना चाहिए कि ईश्वर ने हमें ये वरदान दिया है। हम खुद जानते हैं कि ऐसे कितने लोग होते हैं जो इस पल के लिए, इस गर्भावस्था के लिए कितने परेशान होते हैं। तो यदि ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है तो सबसे पहले तो उस ईश्वर का धन्यवाद अदा करें कि उन्होंने आपको इस लायक समझा कि आप स्वयं एक जनरेशन को जन्म दे सकते हैं। आपको इस लायक समझा कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। ये तो बातें जनरली आप कहें कि हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इतना सब होते हुए भी क्यों ये सफ़र इतना मुश्किल लगने लगता है। उसके लिए जो मेरा अनुभव है और जो मैंने जो मतलब केसेस देखे हैं, उसमें मुझे ऐसा कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये सफ़र हमारा स्टार्ट होता है तो एक पूर्व धारणा वो कहीं हमको परेशान करना शुरू कर देती है। और वो पूर्व धारणा ऐसी होती है जिसमें हमें ये एहसास होता है कि इसके बाद कैसा होगा मेरा जीवन, क्या मैं ये जिम्मेदारी उठा पाऊंगी, क्या ये होने वाला जो बेबी है हेल्दी होगा, कहीं बीच में कुछ अनहोनी ना हो जाए, मैं उसके बाद खुद को मेंटेन रख पाऊंगी। ऐसे कई छोटे छोटे से सवाल विचार कौंधने लगते हैं। साथ ही स्टार्ट हो जाता है हार्मोन्स की उथल पुथल। और ये उथल पुथल नहीं, बल्कि ये तो अच्छा खासा तूफान होता है। जिस बॉडी में दिमाग में भी तूफान है और बायोलॉजिकल भी तूफान चल रहा है, तो निश्चित रूप से फिर ये सफ़र मुश्किल लगने लगता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको यदि हम पकड़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस सफ़र की खूबसूरती और इस पद की गरिमा जो हम पाने वाले हैं उसको हम बदस्तूर बहुत कायम रख सकते हैं। और इनमें जो मैंने आपको सबसे पहली चीज़ बोली कि जो आप पूर्वाभास बना रहे हैं, आप जो खुद से स्थितियाँ क्रिएट कर रहे हैं, उनको सबसे पहले करना तो बंद करें। सबसे पहला काम कि हम उस ईश्वर को धन्यवाद दें कि बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कहना चाहिए दिक्कत के, हमें उसने ये खूबसूरत पल दिया कि हम एक कहना चाहिए एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं। ये पूर्वाभास जैसे ही ख़त्म होगा और जैसे ही ये थैंक्स गिविंग भाव आपके मन में आएगा, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा जो इस समय कहा जाता है कि आपको अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ सोचना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, तो आज की माँ बहुत जागरूक है। उसको नेट पर जिम्मेदारियाँ हैं, इस कहना चाहिए गर्भावस्था से जुड़ी हुई, या कहना चाहिए इससे जो जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, उससे कहना चाहिए हर चीज़ से वो वाकिफ़ है, वो हर चीज़ से वाकिफ़ है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि आप ये जानती हैं कि हमें क्या खाना है, हमें कैसे रहना है,
हम अपनी लाइफ को किस तरीके से रखें कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो, हेल्दी हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो बच्चों की परवरिश है, खुद मेरे भी बच्चे जब छोटे रहे हैं, पहले जो बच्चे माँ बाप कहना चाहिए उनकी कहना चाहिए लालन पोषण करते थे, उसमें वो सब कुछ सहज भाव में होता था। बच्चा पढ़ता गया, बच्चा पास होता गया, माँ बाप उसको आगे की क्लास में एडमिट कराते गए और ऐसे कहीं जाके उसने अपना एक मुकाम पाया। आज बच्चा जब छोटी से छोटी क्लास में भी होता है तो उसकी माँ को इतना टेंशन होता है कि उसका बच्चा क्लास में ए ग्रेड ही लाना चाहिए। और इस चक्कर में सबसे पहले तो बच्चा पेट में आते से ही शुरू होती है वो कहानी कि स्कूल में जो एडमिशन है वो बेस्ट स्कूल में होना चाहिए। ये मैं इस माँ की नहीं बता रही हूँ जो कि गर्भावस्था के दौरान है, ये मैं उस माँ की बता रही हूँ जब आप गर्भावस्था में थे। तो उस समय आपकी माँ चूँकि उस समय यही सब फेस कर रही होंगी और उन्होंने भी जब आपको एडमिट कराया होगा तो उनकी वो कहीं ना कहीं पैम्पर करती होंगी आपको कि आप कैसे भी करके फर्स्ट आएँ। ऐसा होते होते आज का बच्चा जो बड़ा होता है, यानी आज जो आपकी जनरेशन है जिसमें आप आज इस स्थिति में पहुँचे हुए हैं, आपको ये कहना चाहिए खूबसूरत पल मिला हुआ है, आपका जो लालन पोषण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी एक प्रोजेक्ट के जैसी आती है। प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट जब हमको कोई भी मिलता है, जैसे हम कोई साइंस प्रोजेक्ट लेते हैं, तब हमारी वो ड्यूटी होती है कि वो जो साइंस प्रोजेक्ट है वो हमारा कहना चाहिए बिल्कुल बेस्ट तरीके से कंप्लीट होना चाहिए और उसमें हमें कहीं भी कोई भी दिक्कत, कोई भी कमी कहना चाहिए बिल्कुल नागवार गुजरती है। ऐसा ही हम जब हमको जैसे ही पता चलता है कि माँ बनने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं चूँकि आपके लालन पोषण में माँ बाप भी उतना ही आपको पैम्पर करके रखे हैं, तो आप उसको भी कहीं ना कहीं आप नहीं सोच रहे हैं पर फिर भी सोच के देखें, आप कहीं ना कहीं इसको एक प्रोजेक्ट के जैसे लेने लगते हैं। प्रोजेक्ट मतलब कि जो हमारा बेबी होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उस चक्कर में ढेर जानकारियाँ नेट से इकट्ठी करना, ढेर जानकारियाँ लोगों से पूछना, तो जानकारी लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जानकारी आपको किस रूप में मिल रही है, या उस जानकारी से कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो माइंड है उसकी शांति कहीं खो गई है। और मुझे लगता है कि शायद ऐसा होता है, तो वो सब फॉलो करते हुए एक अच्छाई तो ज़रूर होती है कि हम किसी एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा उसके लिए सोच लेते हैं। उस पर भी मैं आती हूँ कि वो कौन सी अच्छी चीज़ है जो आप उसके लिए बेस्ट सोच लेते हैं और वो कौन सी चीज़ है जहाँ से हमारी चूक शुरू हो जाती है। तो इस समय कहा जाता है, मैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज तो नहीं जानती हूँ, लेकिन आध्यात्म में कहा जाता है कि जब बच्चा आपके गर्भ में होता है तो उसका ये जो सिर के ऊपर का भाग होता है इसको ब्रह्म रंध्र कहते हैं। ब्रह्म यानी कि वैसे ब्रह्म मीन्स स्वयं आप, क्योंकि आप स्वयं एक ईश्वर का ही अंश है। तो उसके रंध्र मीन्स छोटे छोटे से छिद्र। ये पोर्शन एक एंटीना के जैसे काम करता है। जो आप जैसा भी अपने आप को सोचेंगे, जिस तरह से भी आप अपने आप को रखेंगे, वो सब कुछ उस एंटीना के थ्रू वो बच्चा आपका अडॉप्ट कर रहा होता है। इसीलिए देखना कि जब बच्चा होता है तो उसका सबसे नर्म यही पार्ट होता है, क्योंकि कहते हैं कि ये पार्ट लास्ट मोमेंट तक भी मतलब फिल नहीं होता है, एकदम लास्ट में ही फिल होता है, इसलिए वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो सोचें कि आपके अंदर जो अब कहना चाहिए एक ज़िंदगी जन्म लेने जा रही है, वो कहीं ना कहीं अपना एंटीना लगाए हुए है, वो देख रहा है, वो वॉच कर रहा है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। और हमारा कोई पूर्वाभास नहीं है। हमने अगर अपने ईश्वर के लिए थैंक्स गिविंग कहा तो उसके बाद थोड़ा लाइट तो लगना शुरू होता है, लेकिन फिर भी वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना होता है, या कहना चाहिए वो बच्चे के लिए बोलें या वो किसी व्यक्ति के लिए भी बोलें, तो हमने देखा है कि उसका हमको जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमको ध्यान देना होता है। तो एक तो होता है जैसे आईक्यू। आईक्यू मीन्स यानी कि आपकी बौद्धिक क्षमता, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है। एक होता है क्या आपका ईक्यू, ईक्यू मीन्स इमोशनल क्वोशिएंट। एक होता है आपका एसक्यू यानी कि स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, और एक होता है
फिजिकल क्वोशेंट यानी कि पीक्यू। तो मैंने जो आपसे कहा कि अभी आप इतने जागरूक हैं, इतना जानकारियां आपके पास हैं कि आप किस चीज़ के लिए बखूबी तैयार हैं, वो है पीक्यू। पीक्यू मीन्स कि फिजिकली आप चाहती हैं कि हमारा बेबी बिल्कुल स्वस्थ हो, अच्छा हेल्दी हो, बहुत सुंदर हो। तो उसके लिए क्या खाना है, कैसे खाना है, वो सब आप बाकायदा फॉलो करना शुरू करते हैं। जानती हूँ इसमें कोई चूक नहीं होती और ये कहीं पुरानी माँओं से आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो आप पीक्यू के लिए तो उसको आप पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने आपसे ऊपर की बात कही कि आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू, ये इनविजिबल हैं, ये विजिबल नहीं है। और जनरली हमारा ध्यान जिन चीज़ों पे जाता है वो चीज़ें होती हैं जो विजिबल होती हैं। हम जानते हैं कि जब बच्चा हमारे हाथ में आएगा तो हम उसका सिर्फ फिजिकल जो है वो देखते हैं। अब उसका इमोशनल क्वोशेंट कितना विकसित हुआ, उसका आईक्यू कितना डेवलप हुआ, उसका एसक्यू कितना डेवलप हुआ, इसके बारे में हम नहीं जान सकते। लेकिन उसको डेवलप करने का जो समय है वो अभी है। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये समय क्यों है, जब बच्चा होगा उसके बाद हमें उनको ये सब चीज़ें बता सकते हैं। तो ये एक और सत्य है कि जब बच्चा बड़ा होगा और जब आप उसको इस तरह की चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं, तब कहीं ना कहीं एक हर व्यक्ति के अंदर एक अहम होता है, एक ईगो होता है। एक छोटे बच्चे का भी अपना ईगो होता है। ये अलग बात है कि वो बहुत छोटा होता है इसलिए समझ नहीं आता है। तो वो बच्चा उस ईगो के चलते उन चीज़ों को वैसे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा जैसे आप सिखाना चाहते हैं। लेकिन अभी जब वो आपके गर्भ में है तो अपना जो वो एंटीना खड़ा किए हुए है उसमें वो हर चीज़ इजीली एक्सेप्ट करेगा जो आप उसको देंगे। और इस सफ़र को अगर अद्भुत बनाना है, इस सफ़र को अगर बहुत प्लेजेंट बनाना है, तो इसके लिए इन 3 चीज़ के लिए यदि हम काम कर लें तो जो आपको बच्चा मिलने वाला है, आप ये मान के चलिए कि आपने एक जनरेशन को सुधार दिया और आपने अपना जो सफ़र है वो बहुत हैप्पीली, कहना चाहिए, तय किया। तो मैं एक एक करके आती हूँ। इससे सबसे पहले मैंने कहा आईक्यू। आईक्यू होता है मतलब बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। अब इंटेलिजेंस उसकी जो है वो कहीं ना कहीं आप पे ही तो डिपेंड करेगी, क्योंकि वो तो पूरी तरह से आप पे आधारित है। तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट के लिए हमको क्या ज़रूरी है इस दौरान करना? तो हमको ज़रूरी है कि क्यों ना हम इस समय जब हम सुबह उठें तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम सबसे पहले तो उस ईश्वर को याद करें। ईश्वर को याद करने के बाद एक शक्ति आपके पास आई और उस शक्ति को लेते हुए आप क्यों ना ये कोशिश करें कि आप जिनको भी फॉलो करते हैं या किसी बुक के जो, कहना चाहिए, आप ज़माने से पढ़ना चाहते थे, आपको समय नहीं मिला आज तक, क्यों ना आज हम उसको पूरा ना पढ़ पाएँ तो हम सिर्फ एक पेज ही पढ़ लें। क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं यानी कि जो आपकी रीडिंग है या जो आप सुन रहे हैं, क्यों ना हम एक भजन या कहना चाहिए एक मंत्र ही सुन लें, क्योंकि मंत्रों की शक्ति भी असीम होती है। मंत्र वो हैं जो सीधे, कहना चाहिए, उतनी पावर होती है, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है उनकी कि वो सीधे नॉक करते हैं। सीधे यानी कहते हैं ना, ईश्वर के दरवाजे पर यदि कोई चीज़ सबसे पहले नॉक करती है तो वो मंत्र हैं। तो आपके बच्चे को भी यदि सबसे पहले कोई नॉक करता है तो वो मंत्र हैं। तो क्यों ना अगर हमें एक आध कोई मंत्र आता हो हम उसका उच्चारण करें सुबह उठ के। और एक चीज़, सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा कि इन्फॉर्मेशन का जो ढेर हम लेना चाहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन के ढेर के लिए हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सुबह उठ के सबकी आदत होती है न्यूज़पेपर देखना। तो उस न्यूज़पेपर को देखने के पहले क्यों ना हमने जो बोला कि हम जिसको फॉलो करते हैं उसका एक पेज पढ़ लें। उसके जो आप हो सकता है उसको भूल जाएं, दिन भर में आपको वो शायद शब्द याद भी ना रहें, लेकिन आपने जो वो पढ़ा है वो उसने सुना है। क्यों?
क्योंकि सुना नहीं है, उसने समझा है क्यों? क्योंकि उसका एंटीना तो ऑलरेडी खड़ा हुआ है। ये जो छिद्र हैं, ये लगातार आपसे जो भी ज्ञान जिस भी रूप में जा रहा है आपके, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं या आप बहुत अच्छी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो बनी बात है कि उस समय आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स जो है सिक्रेशन हो रहा है, और जो आपका हार्मोन्स हैप्पी हो रहे हैं वो डेफिनेटली उस बच्चे को भी उतनी ही खुशी दे रहे हैं। और यदि वो खुश होगा और वो इन चीज़ों को अगर एक्सेप्ट करेगा, तो यदि वो खुश होगा तो बनी बात है आपको भी उसका रिफ्लेक्शन आएगा। आपका रिफ्लेक्शन उसको और उसका रिफ्लेक्शन आपको, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सुबह उठ के बस इतना करें कि जब हम इस सफ़र में हैं तो ये सफ़र वैसा ना तय करें जैसा हम आज तक तय करते आए हैं। इस सफ़र में जो हमारी आदत थी कि हम सीधा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करें, और हम क्या करें कि हम जिसको भी फॉलो करते हैं, बनी बात है आज किसी के पास समय नहीं है उतना, तो हम जिसको भी फॉलो करते हैं उसका बुक का आधा पेज पढ़ लें, 2 लाइन्स पढ़ लें, इतना समय तो होता है। या किसी का वीडियो यदि हमें अच्छा लगता है तो उसका हम वीडियो की, कहना चाहिए अगर वो 30 मिनट्स का वीडियो है, हम 5 मिनट्स ही देख लें, बाद में 5 मिनट्स करके उसको 30 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ये जो सुबह उठते से ही ये जो स्टेप्स आप लेंगे, ये आपके सफ़र की शुरुआत की सबसे सुखद शुरुआत होगी। और इससे आपके बच्चे का, मैंने क्या बोला कि जो बौद्धिक क्षमता है वो निर्भर करती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, यानी कि रीडिंग, लिसनिंग, है ना। अब एक बात आती है वॉचिंग। हम लगातार दिन भर कई तरह के सीरियल्स देखते हैं। उस समय जबकि आप इस सफ़र में हैं तो थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करें। कुछ ऐसे सीरियल्स, कुछ ऐसी कहना चाहिए फ़िल्में, जो कहना चाहिए जैसे वो डरावनी हैं, हॉरर मूवीज़ हैं, जैसे कोई हॉरर मूवीज़ के अलावा भी कुछ आजकल जो सस्पेंस वाले सीरियल आते हैं, इस तरह के, इनको देखने से थोड़ा-सा अवॉइड करें, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा आप देखेंगे आपके अंदर जो भी हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा, वो कहीं न कहीं उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, वो उस पे असर पड़ेगा। वो नहीं जानता कि आप क्या देख रहे हैं, लेकिन आपके भाव जिस तरीके से जागृत हो रहे हैं, वो उनको ज़रूर क्या कर रहा है, आत्मसात कर रहा है। तो वॉचिंग पर भी अपना कंट्रोल अवश्य रखें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप उसकी बौद्धिक क्षमता को बहुत हद तक सुधार सकते हैं। अब दूसरे बात पे आती हूँ, क्या इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट जो है वो आपका इस समय सबसे ज़्यादा हिला हुआ होता है। उसका कारण शरीर में आने वाले चेंजेस, और उन चेंजेस में एक जो कॉमन फैक्टर है जो मैंने भी देखा है, चिड़चिड़ापन। इस समय चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, और चिड़चिड़ापन होने के कारण सबसे पहले जो असर आता है वो हमारे रिश्तों पर ही आता है। तो यदि आपको लगता है कि हमको अपने बच्चे का इमोशनल क्वोशंट मजबूत रखना है, क्योंकि इमोशनल क्वोशंट यदि बच्चे का मजबूत नहीं होगा तो वो आगे जाके किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार नहीं होगा, भले ही वह कितना भी इंटेलिजेंट हो। आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं जो आईएएस में टॉप कर जाते हैं, और आईएएस में टॉप करने के बाद भी अगर पोस्टिंग सही नहीं मिले तो उतने पे भी आपने देखा होगा कि वो कुछ हद तक अपने परिवार को सफ़र कराते हैं। इवन अगर नहीं सफल हो पाए तो सुसाइड तक की नौबत पे जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि इमोशनल क्वोशंट उनका मजबूत नहीं था। कोई भी ताकत, कहना चाहिए इमोशनल क्वोशंट कहना चाहिए, वो रस्सियाँ हैं, वो रस्सियाँ हैं जो कहना चाहिए इस पिलर को या इस खंभे को या इस अस्तित्व को क्या होती हैं, बांध के रखती हैं। अगर ये रस्सियाँ हिल गईं तो ये खंभा तो गिरना तय है, भले ही ये खंभा कितना भी मजबूत हो, भले ही ये खंभा कितना भी कहना चाहिए नीचे बहुत फर्मली गड़ा हो, उसके बावजूद भी अगर ये रस्सियाँ टूटती हैं या हिलती हैं तो खंभे पर डगमगाना खंभे का तय है। तो ये वो रस्सियाँ हैं इमोशनल क्वोशंट, जो उसको आगे जाके उसकी सफलता के पिरामिड के लिए रस्सी का काम करेंगी।
उनकी इमोशनल क्वोशेंट जो है वो जुड़ी होती है हमसे, और हमारी इमोशनल क्वोशेंट जो जुड़ी होती है वो सबसे ज़्यादा जुड़ी होती है किससे? हमारे हार्मोनल चेंजेस से। और हार्मोनल चेंजेस कहता है कि नहीं, हमको मतलब नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए हमारे अंदर चिड़चिड़ी आ रही है। और चिड़चिड़ी अगर हमको आ रही है तो बनी बात है कि जो हम करना चाहते हैं या जिस रिलेशन में हम जितना प्रतिशत अपना कहना चाहिए अच्छा देना चाहते हैं, सकारात्मक देना चाहते हैं, वो हम नहीं दे पाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, रिश्ते भी आपके टूटना या खराब होना शुरू होते हैं। और यदि आज इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति बहुत खुश है, तो वो इसलिए खुश नहीं होता है कि उसने बहुत पैसा कमा लिया या उसने जो चाहा था उसको वो सक्सेस मिल गई, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन तो उम्र के साथ, समय के साथ हमेशा बदलती ही रहती है। जब छोटे हैं और छोटी क्लासेस में हैं तो फर्स्ट आना सक्सेस है, जब थोड़े बड़े होते हैं तो बेस्ट कॉलेज मिलना सक्सेस है, जब बेस्ट कॉलेज मिल जाता है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस पाना सक्सेस है, जब उसमें सफल हो जाते हैं तो अच्छी नौकरी मिलना सक्सेस है, अच्छी नौकरी मिल गई तो उसमें प्रमोशन पाना सक्सेस है, और जब प्रमोशन मिल गया तो उसमें भी सबसे हाईएस्ट पीक पे जाना, पैसा कमाना, सारी लग्जरी जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको पाना, वो सक्सेस है। तो सक्सेस की डेफिनेशन कभी कांस्टेंट नहीं होती। तो इसलिए आवश्यक है कि सक्सेस तो उसकी डेफिनेशन चेंज होती रहेगी, बट इमोशनल क्वोशेंट उसका मजबूत यदि हमें करना है तो हमें अपने रिश्ते पहले सुधारने होंगे। और हमें अगर अपने रिश्ते सुधारने होंगे तो जो भी हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस के कारण चिड़चिड़ापन या हमारे नेचर में चेंज आ रहा है उसको हमें कहीं ना कहीं दबाते हुए भी ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ये जो कहना चाहिए जो चेंजेस हैं कहीं हमारे आसपास के रिश्ते इतने ख़राब कर रहे हैं कि हम सबसे दूर होते चले जा रहे हैं। देखिए, यदि आपका इमोशनल क्वोशेंट कमज़ोर हुआ तो बच्चे का तो पहले ही होना है, और अगर उसका कमज़ोर हुआ तो वो आप उसको मतलब कहना चाहिए जन्म देने के बाद भी बहुत हद तक बना नहीं पाएंगे। इसलिए इस अद्भुत सफ़र का एक ये गुरु मंत्र है कि आपका इमोशनल क्वोशेंट यानी आपके रिश्ते जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, सक्सेस मायने नहीं रखती है, वो रिश्ते आपसे जुड़े होना चाहिए। वो रिश्तेदार या जिनसे आप जुड़े हुए हैं वो आपके पास होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये व्यवहार उनको दूर कर दे। तो एक इमोशनल क्वोशेंट वाली बात हुई। अब आता है एक लास्ट क्या, स्पिरिचुअल क्वोशेंट। स्पिरिचुअल क्वोशेंट वो है जो हमारी स्पिरिचुअलिटी या कहना चाहिए हमारा जो कनेक्शन है ईश्वर से उससे आता है। कई लोग बोलते हैं, मुझसे कई पेशेंट्स मिलने आते हैं, कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते। तो मत मानिए आप ईश्वर को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो हम अच्छे से जानते हैं कि यदि मोबाइल की बैटरी भी डिस्चार्ज होगी तो उसको आपको चार्ज तो करना होगा, चार्जर को आपको प्लग से लगाना होगा। इलेक्ट्रिसिटी आएगी नहीं तो आपका मोबाइल चार्ज होगा नहीं। हम वही मोबाइल हैं, हमारा भी डिस्चार्ज होना तय है। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी कई तरह की परेशानियां हैं, कई तरह के विचार हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लाइफ लगातार उतार चढ़ाव, जैसे आपका कहना चाहिए फुटबॉल होती है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसी चल रही है लाइफ। तो उस समय आपको ज़रूरत है कि कोई तो आपके पास कहना चाहिए पावर बैंक हो, और वो आपका जो पावर बैंक है वो ईश्वर हो या जिसको आप मानते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन आपको उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्शन सही नहीं तो आप खुद सोचें, आप मोबाइल में एक ऐसा कनेक्शन कर देते हैं कि मोबाइल जो है आपका जो चार्जर मांग रहा है वो सी टाइप मांग रहा है, आप उसको बी टाइप चार्जर दे देते हैं, तो आपका मोबाइल ना तो कनेक्ट होगा और ना उसमें चार्जिंग स्टार्ट होगी। तो हम वही करें कि हम अपना कनेक्शन उस ईश्वर से ज़रूर बिठाएं। इस समय बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस समय हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा कहना चाहिए जैसे तूफान आता है ना नदी में, कि लगातार लहरें जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही हैं। तो उस समय जैसे हमको लगता है कि हमारे पास कोई चीज़ पकड़ने को हो ताकि हम उसको पकड़े रहें तो हम स्थिर रह सकें। तो ईश्वर वही चीज़ है, आपके रिश्ते भी वही चीज़ हैं कि यदि आप इन दोनों को पकड़ के रखते हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बच्चे का इमोशनल क्वोशेंट, स्पिरिचुअल क्वोशेंट अपने आप विकसित हो जाएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप कुछ ऐसी आध्यात्म की बुक्स भी पढ़ सकते हैं या आध्यात्म से रिलेटेड कुछ सुन भी सकते हैं। कुछ आप चाहें तो उससे रिलेटेड आप सीरियल देखें।
तो आपको ये नहीं है कि हम प्रवचन सुन रहे हैं, आप उसको जीवन से जोड़ के देखें। वो जो बातें हैं वो आपके जीवन में किस तरीके से लागू हो रही हैं। तो अगर स्पिरिचुअल क्वेश्चन मजबूत होता है, मैंने क्या बोला कि आपका जो जीवन है या मतलब आपका बच्चा है, अगर उसका मान लीजिए बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो आप ये मानिए कि ये जो खंबा है सपोज़ ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा हुआ है क्योंकि वो इंटेलिजेंट बहुत है, मतलब उसके अंदर कोई भी कहना चाहिए कमी नहीं है। तो जो इमोशनल क्वेश्चन था उसने वो रस्सियाँ थीं जो उसको बिल्कुल पूरी तरीके से और सपोर्ट दे रही थीं, कभी यदि वो लड़खड़ाने लगे तो उसको वो रस्सियाँ क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी। लेकिन जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन होता है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है वो है जिसके कारण वो सीधा ही खड़ा रहेगा, हमेशा लड़खड़ाएगा नहीं। और लड़खड़ाया क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि यदि खंभा अपनी जगह खड़ा है, रस्सियाँ अपनी तरह से उसको पकड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि कभी ऐसी आंधी आए, कभी ऐसा कुछ सिचुएशन लाइफ में आए कि ये खंभा अपनी कहना चाहिए जगह से उखड़ जाए, तो उस समय तो रस्सियाँ भी उसको नहीं पकड़ पाएंगी। उस समय वो बुरी तरीके से अपनी स्थिति से क्या होगा, इधर से उधर हो जाएगा। लेकिन यदि उसका स्पिरिचुअल क्वोशंट मजबूत है तो वो उसको भी ये मानेगा कि ये भी लाइफ का एक फेज़ है। इस फेज़ से भी अगर आज मैं इतना उथल पुथल हुआ हूँ तो कल स्थिर होना भी तय है। तूफान आता है बट तूफान के बाद की शांति भी आती है, तो उस समय उसका जो है डगमगाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ऐसा सोचें कि आपका बच्चा जो है, हम उसको आपको एक कल्पना करवा रही हूँ कि वो बच्चा, सोच लीजिए कि वो एक खंभा है जिसे हमें खड़ा भी रखना है, जो बिल्कुल डगमगाए भी नहीं, साथ में वो मजबूत भी हो, साथ में उसको पकड़ने के लिए उसके रिश्ते, उसका इमोशनल क्वोशंट भी हो। तो अगर हम इन तीन चीज़ों पे काम करते हैं तो ये चीज़ें आप बच्चे को नहीं दे रहे हैं कायदे से। जब ये जो आप कहना चाहिए स्टेप्स फॉलो करना शुरू करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं उनको, या जो तूफान हैं उनको ये शांत करने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि क्या है कि ये जो दिमाग ऐसा चलता रहता है, आप ये मानिए जैसे कोई एक वो है क्या, चौराहा है जहाँ पर लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, मतलब गाड़ियाँ किसकी, आपके विचारों की गाड़ियाँ। क्या होगा, कैसे पालेंगे, क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये जो लगातार आ रही हैं गाड़ियाँ, उनको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर चाहिए। अब ट्रैफिक कंट्रोलर वहाँ नहीं है, यहाँ कौन है ट्रैफिक कंट्रोलर? आप हैं। आपको इन विचारों को शांत करना है। तो सबसे पहले किस विचार को शांत करना है? तो एक और चीज़, मैंने पहले एक चीज़ बोली, पूर्वाभास बिल्कुल ख़त्म कर दें। बिल्कुल ना सोचें, सिर्फ थैंक्स गिविंग हो उस ईश्वर के लिए। जो आगे होना है, अगले पल क्या होना है, वो भी हमारे हाथ में नहीं। तो फिर पूर्वाभास की तो कोई बात ही नहीं कि ऐसा होगा या ऐसे होगा, तो ऐसा कैसे होगा। दूसरी बात, इन 3 क्वोशंट पे काम करें, IQ पर, SQ पर, EQ पर। PQ पे तो आप बहुत अच्छे से काम कर ही लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और लास्ट, कि जो निषेधात्मक ऊर्जा होती है वो बहुत पावरफुल होती है। जैसे मैं फिजिक्स की प्रोफेसर हूँ, अगर हम किसी चीज़ को दबाते हैं तो दबाते तो हैं, लेकिन जब आप उसको छोड़ते हैं और जो कहना चाहिए वो रिएक्शन होता है, वो जो आपने दबाया है उससे कहीं बहुत पावरफुल होता है। एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन, तो एक्शन तो भी कम था, उसका फोर्स तो भी कम था, बट रिएक्शन का जो फोर्स होता है वो उसका 4 गुना होता है। यानी जो निषेधात्मक एनर्जी होती है वो बहुत पावरफुल होती है। और जो चीज़ पावरफुल होगी, ये सारा खेल जो है वो सारा ऊर्जा का, एनर्जी का खेल है। ये अगर वो ऊर्जा ज़्यादा पावरफुल है तो बनी बात है, जैसे आप यदि पानी में हैं और पानी में लहर बहुत तेज़ आती है, तो आप ऑब्वियसली जो तेज़ लहर आएगी आप उसके साथ उसकी डायरेक्शन में बह जाएंगे।
वो अपने साथ सब बहा के ले जाएगी। तो निषेधात्मक जो ऊर्जा है वो बहुत पावरफुल है, वो बिल्कुल वही नदी की बहुत तेज तूफान वाली वो वेव है, या कहना चाहिए तरंग है, जो आपको अपने साथ ले जा रही है। उस समय आपको चाहिए कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं जाना है। आपको ये कहना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए कि ये जो जहाँ मुझे ले जा रही है ये मेरा रास्ता नहीं था, मुझे तो इस रास्ते जाना था। तो उसके लिए ज़रूरी था कि आप अगर इन 3 क्वेश्चन पे काम करते तो ये ऑटोमेटिकली आप में खुद में डेवलप हो जाता। उसमें आप में खुद में डेवलप हो जाता कि हमको क्या करना चाहिए था, हमको किस दिशा में जाना चाहिए था। लेकिन अब यदि समय की बहाव, यानी कि ये अवस्था, यानी कि ये हार्मोनल चेंजेस यदि हमें लगातार उसी दिशा में ले जाने को प्रयासरत हैं, यानी निषेधात्मक एनर्जी बहुत बढ़ रही है, तो क्या करेंगे फिर? उस समय हम ये कोशिश करेंगे कि जो मैं सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे अंदर जो भी चल रहा है, अगर मैंने सामने वाले को शेयर नहीं किया तो उसको नहीं पता, डेफिनेटली उसको नहीं पता। लेकिन आप जो सोच रहे हैं, जो आपके निषेधात्मक एनर्जी है, जो कि कहना चाहिए नेगेटिव एम्पलीट्यूड में बहुत हाई है, वो ऊर्जा, वो जो एंटीना खड़ा हुआ है उसका जो ब्रह्मरंध्र खुला हुआ है, उसमें पूरी जा रही है वो एनर्जी। आप उससे नहीं छिपा सकते। आप दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं तो मैंने छिपा लिया, बट आप उससे नहीं छिपा सकते। तो ये सोचें, उल्टा सोचें कि क्या मैं इतना अच्छा सब कुछ कर रही हूँ, इतना सब कुछ फॉलो कर रही हूँ, तो क्या मैं एक इतनी सी चीज़ के कारण इतना कहना चाहिए नेगेटिव एनर्जी उसको दे दूँ कि मैंने जितना भी किया है वो सब कहना चाहिए पानी में चला जाए, और बच्चा तो उसी दिशा में चला जाए, उसको तो वही संस्कार जाएं जो कि मैं मतलब नहीं जाना चाहिए थे, जो निषेधात्मक थे। तो यदि आप अपने ये सोच लेंगी कि जैसे कहते हैं ना कि कोई नहीं देख रहा है तो ईश्वर देख रहा है, ईश्वर से डरो। तो यहाँ कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा है, बट आपका बच्चा आपको देख रहा है, वो सब कुछ ले रहा है आपसे। आप जितना नेगेटिव सोच रहे हैं, आप जितना डर रहे हैं उसकी, आप डर रहे हैं उसकी ज़िंदगी के लिए कि कैसा होगा, कहीं इसको कुछ हो ना जाए, मतलब आप उसको उतना ही कहना चाहिए कमज़ोर भी कर रहे हैं। वो खुद भी ये चीज़ें ले रहा है, वो खुद से भी डर रहा है कि जब माँ डर रही है तो मतलब मेरे लिए खतरा है। तो हमें तो इस मन से झूठ बोलना है। ये मन जो है इससे झूठ बोलें, क्योंकि इसकी एक आदत है, ये मैकेनिकल फॉर्म में काम करता है। मैकेनिकल फॉर्म मतलब इसको आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर किसी ने गलत बता दिया, और अगर आपने वो गलत आंसर भी याद किया, आपको बाकायदा याद होगा और आप उसको लिख के भी आओगे और आप उसको नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको। ये वही स्थिति है कि मन आपका उस समय ये नहीं बोल रहा है आपसे कि ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आपको ये बोला गया, आपके टीचर ने कहा ये आंसर सही है, तो आपने उसको याद कर लिया। तो मन सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहा है। उस समय आपने गलत भी याद किया तो उसने तो आपको गलत भी याद करा दिया, क्योंकि मन पूरी तरह से रिपीटिशन पे यकीन करता है। यानी जो चीज़ एक बार गई, एक विचार गया, फिर वही चीज़ दोबारा गई, दूसरी बार भी वही विचार गया, तीसरी बार भी वही विचार गया, चौथी बार भी वही विचार गया। होते 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 ये जो थॉट प्रोसेस है ये आपकी क्या बन जाएगी? हैबिट बन जाती है। और हम कहते हैं ऐसा तो ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही होता है, क्योंकि जो रिपीटेशन में उसके पास गया वो गलत भी होगा, तो वो उसको गलत को क्या कर देगा? वो आपकी आदत बना देगा। तो इस समय ध्यान रखना है कि ये जो हमारे नेगेटिव विचार हैं ये मल्टीप्लाई होना है इनको। अगर 2 विचार आए हैं तो बनी बात है कि वो 2 घंटे बाद 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, और उनकी जो कहना चाहिए संख्या है वो जो है बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि हम उसको मल्टीप्लाई ना होने दें, और मल्टीप्लाई ना होने देने के लिए हम क्या करें? अपने मन से झूठ बोलें। हम कितना भी नेगेटिव हम सोचें ही ना, क्योंकि अब तो ये दिक्कत है कि अब कोई ऊपर वाला या किसी से शेयरिंग वाली कोई स्थिति नहीं है। ये तो ये है कि अगर मन में विचार आया और उधर पहुंचा, तो सबसे पहली ज़रूरी बात यही है कि हम आने ही ना दें। कोशिश करें कि यदि आया और उसने यदि वो एनर्जी ली, तो हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं वो सब ज़ीरो। तो यदि आउटपुट देख के आप कोशिश करेंगे ना कि हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो आप कहीं बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं का नुकसान तो नहीं चाहता।
और हम जाने अनजाने इस अवस्था में अपना ही नुकसान करते हैं, अपने ही विचारों से अपने ही बच्चे का नुकसान करते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है, ये बहुत अच्छा समय है जब आपका बच्चा बिना आपकी बहस के, बिना किसी जिद के, बिना किसी ईगो के आपसे सारे अच्छे संस्कार, आपसे सारी अच्छी आदतें, आपसे सारा कहना चाहिए संसार का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वो आया ज़रूर नहीं है, बट उसका अस्तित्व आ गया है और उसका एंटीना लगातार आपके वाइब्रेशंस को कैच कर रहा है। इसलिए ये जो सफ़र है गर्भावस्था का, ये जो शब्द है जो मैंने कहा बहुत गुरुत्व लिए हुए है, बहुत भारी है, इसके भारीपन को भारी ना समझें, ये सोचें कि ये कितना बड़ा हमको कहना चाहिए अचीवमेंट है, ये कितना बड़ा पद हमें दिलाने वाला है। जब पद हाथ में आता है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां हम निभाना सीख ही जाते हैं और आप भी सीख ही जाएंगे। और वो पल जब के पास आपके पास जो कहना चाहिए जिसके लिए आप प्रयासरत हैं वो आपके हाथ में होगा, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप कितने खुश होंगे। आपको लगेगा कि हमने दुनिया का सब कुछ पा लिया। तो इतने खूबसूरत सफ़र को, इतने प्यारे सफ़र को बिल्कुल भी कहना चाहिए कम ना करें और आराम से बहुत अच्छे तरीके से जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखें और अपने इस सफ़र को बढ़िया जिंदा दिली से जीते हुए एक बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही सुंदर बच्चे के कल्पना के साथ में उस कल्पना को साकार रूप प्रदान करें। और निश्चय ही रूप से मुझे आशा है कि ईश्वर आपके साथ है तो ऐसा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। तिवारी मैडम ने बहुत अच्छा बताया। ये सारी चीज़ें तो कभी कभी हम सोचते भी नहीं हैं, जो चीज़ें वो बता रही हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत धन्यवाद करूँगी मैडम को कि उन्होंने हमारे लिए कीमती समय निकाला और इतनी सारी चीज़ें हमें बताई और सफ़र जो उनके साथ ज़िंदगी में सफ़र रहा वो हमारे साथ शेयर किया। अब मैं अपने कार्यक्रम की रूपरेखा को बढ़ाते हुए आमंत्रित करूँगी डॉक्टर मंजुला विश्वास मैडम को, जो कि हमें स्तनपान से रिलेटेड सारी चीज़ें बताएं और मैं उनको तहे दिल से आमंत्रित करना चाहूँगी। डॉक्टर मंजुला मैम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मंजुला विश्वास है और मैं इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस के लिए नेशनल ट्रेनर हूँ और मैं लैक्टेशन कंसल्टेशन का भी काम करती हूँ। मैं फूड्स एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पे काम करती हूँ। ये बहुत लंबी जर्नी है मेरी, जब मैंने इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में काम करना शुरू किया। और जब हम ये ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमें मालूम नहीं था कि ये इशू इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे इंटरेस्ट था कि मैं बच्चों के पोषण के विषय में काम करना चाहती हूँ और फिर ये चीज़ समझ में आई कि पहले 6 महीने के लिए, जैसे ही WHO की रिकमेंडेशंस आई कि पहले 6 महीने या 180 डेज़ के लिए बच्चे को सबसे अच्छा तरीका उसे पोषण देने का, कंप्लीट पोषण देने का ब्रेस्ट फीडिंग है। तो ये समझ में आया कि कई बार कुछ रीजंस ऐसे होते हैं कि ये ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है ये नहीं हो पाती। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ रिकमेंडेशंस जो WHO के ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सबसे पहले वो बता देना चाहती हूँ। पहली रिकमेंडेशन है अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद 1 घंटे के अंदर जितनी जल्दी हो सके बच्चे को माँ का दूध पिलाना शुरू करना चाहिए। सेकेंड रिकमेंडेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मैं उसको सबसे ऊंची उंगली पे बता रही हूँ आपको, कोलेस्ट्रॉल फीडिंग जो कि पहले 4-5 दिन होती है एंड देन कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 180 डेज। ठीक है, तो इसमें पहले 3 दिन कोलेस्ट्रॉल फीडिंग के होते हैं और उसके बाद के जो दिन होते हैं वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के होते हैं। एंड देन थर्ड रिकमेंडेशन इज दैट कि बच्चे को 6 महीने की उम्र पूरी हो जाने के बाद में आफ्टर 180 डेज कॉम्प्लीमेंट्री फीड देना शुरू करना है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग कराना कंटिन्यू रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग को उस समय बंद नहीं करना है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करा सकते हैं हम बच्चे को? इन दी 2nd ईयर ऑफ लाइफ एंड इवन बियॉन्ड। ये माँ का निर्णय होता है कि वो कब तक अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, पर जब बच्चा 2nd ईयर ऑफ लाइफ में जा रहा है तब तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहना चाहिए। भले ही उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, नाइट फीड्स तक भी कई बार ये ब्रेस्ट फीड जो होते हैं वो सीमित हो जाते हैं, लेकिन ये कहा गया है कि अगर हम बच्चे को 2nd ईयर ऑफ लाइफ तक ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहते हैं तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है।
अब हम एक के बाद एक बातों को डिस्कस करते हैं। पहला जो चीज़ है वो है अर्ली इनिशिएशन। अर्ली इनिशिएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक जागता रहता है, सोता नहीं है, और उस समय उसके 3 रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दी नॉर्मल बर्थ वेट बेबीज। ऐसे बच्चे जो तकरीबन 2.5 किलो से 3.5 किलो के पैदा होते हैं बर्थ के समय, उन बच्चों में ये तीनों रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। पहला रिफ्लेक्स होता है रूटिंग रिफ्लेक्स, कि बच्चा माँ के स्तन को ढूंढ सकता है। वो बड़ा सारा मुंह खोलता है और अपने चेहरे को घुमा घुमा के माँ के स्तन को ढूंढ रहा होता है, और उसके मुंह में काफ़ी सलाइवेशन हो रहा होता है। वो बार बार बड़ा मुंह खोलता है और उसका मुंह पूरी तरह से सलाइवेशन होता रहता है। आप देख सकते हैं कभी कि बच्चे के मुंह में बहुत सलाइवेशन होता है, और जब वो मुंह खोलता है तो झाग जैसा उसके मुंह के अंदर दिखाई देता है। सेकेंड रिफ्लेक्स इज रूटिंग रिफ्लेक्स। बच्चा ढूंढ के माँ के स्तन के ऊपर लग जाता है। ठीक है, तो ये जो बच्चे को रिफ्लेक्स है। और उसके बाद में तीसरा जो चीज़ है वो है सकलिंग। और सकलिंग के लिए एक्चुअली बच्चे की नाक के पीछे जो हार्ड पैलेट होता है वहां पर जैसे ही निपल टच करता है तो बच्चा बड़ा मुंह खोले हुए होता है, और वो इस तरह से माँ के एरियोला को पकड़ लेता है, और फिर नीचे से अपनी टंग का मूवमेंट करता है और हार्ड पैलेट के अगेंस्ट मूव करता है, टंग को उस तरह प्रेस करता है। तो बीच में जो एरियोला होता है वो इस तरह से प्रेस होता है, और फिर दोबारा एक बड़े रिदमिकली वो बार बार इस तरह से सकल करता है और सॉलो करता है, सकल करता है और सॉलो करता है। तो यहाँ बच्चे के पास 3 रिफ्लेक्सेस हैं जो फुल टर्म बेबी में अच्छे होते हैं। पहला रूटिंग, स्तन को ढूंढना, दूसरा सकलिंग, और तीसरा सॉलोइंग। तो सकलिंग में क्या होता है, जब अर्ली इनिशिएशन हम कराते हैं तो हो सकता है कि पहले 1 या 2 जो बार जब बच्चा इस तरह से सकलिंग कर रहा है तो उस समय मिल्क ना निकले, कोलोस्ट्रम निकलता है शुरू के 3 दिन, वो ना निकले। लेकिन ये जो सकलिंग होती है, इस सकलिंग के करने से 2 रिफ्लेक्सेस जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। पहला रिफ्लेक्स है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, और दूसरा रिफ्लेक्स है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। और दोनों के लिए जो स्टिमुलस है वो सकलिंग एट द ब्रेस्ट ही है। तो जो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स है उसके कारण से हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन चालू होता है, और फिर ये इंटर्न आके हमारे ब्रेस्ट में जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है, और ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है वो शुरू होता है। तो इनिशियल 1-2 फीड जब बेबी सकल करता है माँ के ब्रेस्ट पे, तो उसको कई हो सकता है पहले फीड में उसे कुछ भी ना मिले, लेकिन सेकेंड फीड से, थर्ड फीड से 5 बूंद, 10 बूंद, फिर धीरे धीरे 15-20 बूंद उसको कोलोस्ट्रम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अर्ली इनिशिएशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम सकलिंग नहीं कराएंगे तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा, और ब्रेस्ट मिल्क में जो तैयारी एक्चुअली पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है उसमें ब्रेस्ट ग्लैंड्स जो होती हैं वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती हैं, और जैसे ही बच्चा सकलिंग शुरू करता है तो ये ग्लैंड्स जो होती हैं ये मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। और दूसरा रिफ्लेक्स है जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट मिल्क के फ्लो के लिए। तो स्तन ग्रंथियों में जो दूध बनेगा वो बह के ऑक्सीटोसिन के कारण से, ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं उनके आसपास के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड में जो मिल्क भरा हुआ है वो ग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण से वो बह करके एरियोला के अराउंड जो मिल्क के इस तरह से पॉकेट्स होते हैं उन पॉकेट्स के अंदर वो दूध आ जाता है। तो जैसे ही सकलिंग होती है तो ये एरियोला में से ये दूध जो होता है वो बह करके बच्चे के मुंह में जाता है। यहाँ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हम अर्ली इनिशिएट कराएं बेबी को, और उसके अलावा जब बच्चा माँ के ब्रेस्ट पे अटैच होता है तो उसकी पोजीशन को चेक करें। एक्चुअली पहला 1 घंटा जो होता है कई बार मदर लेबर रूम में ही रहती है अगर नॉर्मल डिलीवरी है, और या फिर ओटी में ही रहती है। तो यहाँ पर जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं या जो भी बर्थ अटेंडेंट्स हैं उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो बच्चा सोए उसके पहले उस बच्चे को माँ के ब्रेस्ट पे
ज़रूर एक्सपोज करें, ताकि बच्चा जो उसका पहला जो बहुत ही एक्टिव रिफ्लेक्स है, रूटिंग रिफ्लेक्स है, उसका लाभ लेते हुए वो माँ के ब्रेस्ट को थोड़ा सा सकल कर ले। अगर बच्चा 5-10 मिनट के लिए सकलिंग कर लेता है तो इससे फिर ये जो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स जो है ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और मिल्क प्रोडक्शन की क्रिया जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि माँ के सिर्फ निपल पे सकलिंग कर रहा है बच्चा सॉरी, अगर बच्चा सिर्फ निपल पे सकलिंग करता है तो उसको दूध नहीं मिलता है, और एक्चुअली हमारे जो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्सेस हैं वो भी बहुत अच्छे से स्टिमुलेट नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा जो चीज़ चेक करनी है वो बच्चे की अटैचमेंट चेक करनी है। तो सपोज अगर ये निपल है और ये एरियोला है, तो बेबी का माउथ वाइड ओपन जैसे ही होगा तो बच्चे के मुंह में पूरा का पूरा एरियोला इस तरह से आ जाना चाहिए। इसमें आप नीचे मेरे अंगूठे को देखिए, ये बाहर की तरफ इवर्टेड है। एक्चुअली इसी तरह से बच्चे का छोटा जो नीचे का जो होंठ होता है वो इवर्टेड रहता है, और बेबी मैक्सिमम पार्ट ऑफ एरियोला, अगर इसको हम एरियोला मान लें, ये निपल मान लें, तो इतना लगभग 3/4 पार्ट ऑफ एरियोला जो है वो बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए। और जब बच्चे का मूवमेंट होता है तो वो बहुत अच्छे से रिदमिकली इस तरह से प्रेस करता है, सॉलो करता है, प्रेस करता है, सॉलो करता है। कभी कभी इस क्रिया में जो भूल हो जाती है वो ये हो जाती है क्योंकि बच्चे का फेस जो है वो माँ की बॉडी से टच करना चाहिए और माँ की बॉडी की तरफ टर्न होना चाहिए। तो जैसे ही बेबी को मदर अपनी बॉडी की तरफ टर्न करती है तो चिन जो होती है वो माँ के ब्रेस्ट के से लग जाती है, और कई बार माँ को लगता है कि बच्चे की नाक दब रही है और वो सांस कैसे लेगा। तो मदर्स क्या करती हैं, इस तरह का ग्रिप करती हैं ब्रेस्ट के ऊपर, और जब ऐसा ग्रिप करती हैं तो ये ऐसे पकड़ती हैं ब्रेस्ट को। तो ये जो ऊपर वाली फिंगर है, ये ऊपर वाली फिंगर लैच को तोड़ देती है, क्योंकि बच्चे ने वैक्यूम क्लच बनाया हुआ है और आपने पीछे से इसको खींच दिया ब्रेस्ट को, तो वो वैक्यूम क्लच छूट जाता है और फिर बच्चा जो है वो दूध नहीं पी पाता है। तो सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की है वो ये है कि हम जब भी बच्चे को अटैच कराएं तो अटैच कराते समय हमें ध्यान देना है कि ऊपर फिंगर नहीं लगानी चाहिए। कुछ मदर्स इस तरह से सीजर ग्रिप इसको कहते हैं, याद रखिए कैंची का काम होता है काटना। सीजर ग्रिप अगर किया ब्रेस्ट के ऊपर तो ये ब्रेस्ट फीडिंग को काट देती है। इफ मदर वांट टू होल्ड द ब्रेस्ट देन शी शुड कीप ऑल 4 फिंगर्स टुगेदर एंड ये अपराइट 90 डिग्री एंगल पे रखना चाहिए। ये ऊपर की तरफ रहेगा और ब्रेस्ट को नीचे वो अपनी 4 फिंगर से सपोर्ट कर सकती है, ब्रेस्ट को उठाने में उसको मदद मिल सकती है। तो इस तरह से बच्चे को ब्रेस्ट ऑफर करने में आसानी हो सकती है। जिस भी साइड से मदर फीड करा रही हैं हमेशा बच्चे को उसी वाले हाथ में इधर पर उसका सिर रखेंगी, ये जो हाथ है उससे बच्चे के बटक्स को सपोर्ट करेंगी, बेबी को पूरा अपनी तरफ टर्न करेंगी। और ये ध्यान रखें कि बेबी के लिए स्किन टच जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो मदर और बेबी के स्किन में टच होना चाहिए। तो फेस जो है बच्चे का बहुत अच्छे से मदर के ब्रेस्ट के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। और ये जो हमारी नाक है इसकी रचना इतनी अद्भुत बनी है प्रकृति के द्वारा कि थोड़ी सी भी आजू बाजू में जो जगह रहती है वहाँ से सांस आराम से चली जाती है। तो अगर एक बार बच्चा सही अटैच हो जाए और ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन मदर ने अच्छे से ले ली हो और बेबी को टर्न कर लिया अपनी बॉडी की तरफ में, तो फिर मदर बहुत आराम से बैठी रह सकती है, या कभी कभी लेटी हुई पोजीशन में भी माँ बहुत अच्छे से बच्चे को दूध पिला पाती है। ऑपरेशन के केसेस में हम लोगों ने कई बार देखा है कि मदर सीधी ही लेटी रहती है, वो टर्न भी नहीं हो सकती है। उस केस में भी अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना चाहते हैं तो मदर जैसे सीधी लेटी हो तो उसके कंधे की तरफ से बेबी को हम उसके ब्रेस्ट पे अटैच करा देते हैं और बच्चा आराम से दूध पीता रह सकता है। अंडर आर्म पोजीशन भी कभी कभी यूज़ करते हैं। अगर 2 ट्विंस बेबीज़ हैं तो उस केस में एक बेबी को इस तरह इस हाथ पे पकड़ लें, दूसरे बेबी को इस हाथ पे पकड़ लें और पैर जो होते हैं बच्चे के आर्म की तरफ से बाहर निकाल दें। और मदर अगर बैठ के दूध पिला रही है तो हमेशा बैक रेस्ट लेके बैठे। कभी भी अगर ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बैठी है मदर तो हमेशा बैक रेस्ट लेके बैठे, पीठ जो होनी चाहिए वो सीधी होनी चाहिए। मदर शुड नेवर लीन ओवर द बेबी। कभी कभी मदर्स को लगता है कि हम झुक जाएंगे। हमेशा बच्चे को अगर ऊपर उठाना है तो गोद में एक तकिया रखा जा सकता है, आजकल ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज भी मिलते हैं,
तो ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज लगा लेती हैं मदर्स और उसके ऊपर बेबी को रख करके बहुत आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। अगर अटैचमेंट सही है तो बच्चा आराम से दूध पीता रहता है और मदर को भी जब ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन होता है तो उसके पेन में उसको काफ़ी आराम महसूस होता है और आराम से 25 मिनट तक के माँ एक स्तन पे अपने बच्चे को दूध पिलाती रह सकती है। अगली बार जब फीड कराएं तो जिस स्तन पे मान लीजिए पहले राइट ब्रेस्ट पे फीड कराया है तो अगली बार लेफ्ट ब्रेस्ट पे मदर ब्रेस्ट फीड करा सकती है। तो ऑल्टरनेटिवली अगर ब्रेस्ट पे फीड कराती हैं तो उस केस में दोनों ही ब्रेस्ट जो है वो खाली होते रहते हैं और दोनों ही ब्रेस्ट में मिल्क आता रहता है। पहले 3 दिन तक जो मिल्क आता है वो मिल्क होता है कोलेस्ट्रम और 3 दिन के बाद जो मिल्क आना शुरू होता है उसे हम कहते हैं मैच्योर मिल्क। 3 दिन के बाद में ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रम की मात्रा जैसे मैंने आपको बताया कि 15-20 बूंद से लगा करके 30 बूंद तक हो सकती है। मात्रा कोलेस्ट्रम की मात्रा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोलेस्ट्रम की क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रम फीडिंग के एडवांटेजेस ये होते हैं कि बच्चे को म्यूकोनियम बहुत जल्दी पास हो जाता है, तो जो इन्फेंटाइल जॉन्डिस होता है बच्चों को उसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और साथ ही साथ बच्चे की जो आंतों में से म्यूकोनियम निकल जाएगा और बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाने के पहले 3 दिन के पीरियड को हम लोग कई बार एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैक्टेशन भी कहते हैं। और बच्चे को जब हमने कोई टॉप फीड नहीं दिया है तो बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं होता, विटामिन ए की बच्चे को कमी नहीं होती है और कोलेस्ट्रम बच्चे के लिए एक तरह से टीके का काम करता है। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन है वो बच्चे के लिए और इसमें बहुत ज़्यादा इम्यून प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो बच्चे को रोग रोधन क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे ही मैच्योर मिल्क आना शुरू होता है तो मदर के ब्रेस्ट जो होते हैं वो काफ़ी फुल होने लग जाते हैं, हैवीनेस फील हो सकती है मदर को और कभी कभी उसके कारण से मदर को ब्रेस्ट में काफ़ी पेन भी होने लग जाता है। अगर कि एस्टेब्लिश नहीं की है ब्रेस्ट फीडिंग और उसके बाद में 3 दिन बाद में ब्रेस्ट एकदम से हार्ड हो जाते हैं तो कई बार ब्रेस्ट फीड कराना माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हार्ड ब्रेस्ट पे बेबी बहुत आसानी से लैच नहीं करता। तो ऐसे केसेस में हम लोग ब्रेस्ट पंप की सहायता से ब्रेस्ट को थोड़ा सा खाली कर सकते हैं और कभी मदर को लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो नहीं आ रहा है तो थोड़ा हॉट फोमेंटेशन भी ब्रेस्ट के ऊपर किया जा सकता है और माँ की पीठ के ऊपर थोड़ी मसाज भी कर सकते हैं। उससे भी जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है माँ की पीठ के ऊपर यहाँ पर हम जो गर्दन से लगा के छाती के लेवल तक दोनों तरफ से इस तरह से मसाज अगर करते हैं तो उससे फ्लो बनता है मिल्क का और मिल्क जो है वो आसानी से फ्लो होने लग जाता है। जैसे ही मैच्योर मिल्क आना शुरू होता है तो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स जो है ये काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो इस समय कभी कभी मदर्स को ये लग सकता है कि एक तरफ से बच्चा दूध पी रहा होता है और दूसरी तरफ से ब्रेस्ट जो है उसमें से धार लग जाती है, दूध निकलने लग जाता है। तो इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और क्योंकि अभी बच्चा बहुत छोटा है तो कभी कभी जब ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स के कारण से धार निकलती है तो वो इट्स लाइक अ शॉवर, बहुत तेजी से दूध की धार बह पड़ती है तो कभी कभी बच्चा निगल नहीं पाता तो वो एकदम घबरा करके और ब्रेस्ट को छोड़ देता है। तो इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस समय कटोरी में उस मिल्क को इकट्ठा कर सकते हैं, थोड़ा सा हैंड एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक्सप्रेस करने के लिए एक्चुअली जहाँ पर वाइट और ब्लैक कलर की स्किन मिलती है वहाँ इस तरह से अप एंड डाउन मोशन में चारों दिशाओं में हमको इस तरह से 3 फिंगर्स एंड थम्स की सहायता से एरियोला को प्रेस करना चाहिए। तो उसमें जो एकदम बहुत सारा दूध अगर निकल रहा है तो वो थोड़ा कटोरी में उसको इकट्ठा कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस भी कटोरी में हम ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस कर रहे हैं या अगर आप एक्सप्रेस करने के लिए किसी पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पंप जो होना चाहिए अच्छी तरह से स्टरलाइज किया होना चाहिए। कटोरी जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से गर्म पानी से धोई हुई और सूखी होनी चाहिए। और ये जो मिल्क हम कटोरी में निकाल लेते हैं इसको कटोरी चम्मच की सहायता से बच्चे को कभी भी पिलाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं जो कि बहुत अच्छे से सकलिंग नहीं कर पाते।
लेकिन यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि कम वजन के बच्चे बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शन के लिए। तो एज़ फार एज पॉसिबल हमें उनकी टॉप फीडिंग ना करा के हमें उन्हें एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए। NICU में जिन बच्चों को नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब भी डली होती है तो उनको भी एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जो है वो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से दिया जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि हम स्पून फीड करा रहे हैं बेबी को तो वो स्पून फीडिंग उसको कराई जा सकती है। कम वजन के बच्चों के लिए सकलिंग टाइम अगर ज़्यादा होता है तो उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लग जाती है और फिर उनके वेट गेन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी कभी कम वजन के बच्चों को डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको सकलिंग ज़्यादा ना कराई जाए। तो अगर ज़्यादा सकलिंग नहीं करानी है तो ज़्यादा एक्सप्रेशन किया जाए। किसी भी केस में मिल्क को एक्सप्रेस करना बंद नहीं करना चाहिए। अगर ये सोचें कि बच्चा अभी दूध नहीं पी रहा है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे को NICU में रखा है और अभी उसको सिर्फ हम IV फ्लूइड्स पर ही रख रहे हैं, तो उस केस में भी मदर को लगातार ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके, चाहे तो वो स्टोर करके फ्रिज में रखे, चाहे वो उसे डिस्कार्ड कर दे बेशक, लेकिन उस मिल्क को उसे लगातार निकालते रहना चाहिए। क्योंकि अगर मिल्क निकालेंगे नहीं तो ब्रेस्ट में गठाने पड़ जाती हैं और मैस्टाइटिस होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाद में दिस कैन लीड टू दी फेलियर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ये बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस होगा माँ के लिए भी और बच्चे को भी जो ब्रेस्ट फीडिंग का एडवांटेज है वो नहीं मिल पाएगा। और जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है, यहाँ पे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि पहले हफ्ते में बच्चे का वजन तकरीबन 200 से 250 ग्राम कम होता है और वही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे अगर हमारा बेबी है तो अगले एक हफ्ते में उतना वेट बच्चा गेन कर लेता है। और उसके बाद तकरीबन पहले 3 महीने तक बच्चा बहुत अच्छी तरह से वेट गेन करता है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बेबीज। कई बार बाय द एंड ऑफ 4th मंथ उनका बर्थ वेट जो है वो डबल हो जाता है और बाय द एंड ऑफ 1st ईयर, मतलब जब उनका बर्थडे आता है, 1 साल के होते हैं बच्चे, तो उनका बर्थ वेट जो होता है वो ट्रिपल हो जाता है। तो शुरू के 4-5 महीने में वेट गेन का रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। कारण ये है कि बच्चे की एक्टिविटी थोड़ी कम होती है और ग्रोथ फास्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, 4 महीने के बाद में उनकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है, वो हाथ पैर चलाने लगते हैं। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद में वो थोड़ा क्रॉलिंग वगैरह भी करने लग सकते हैं, पलट जाते हैं। तो उस समय उनकी एनर्जी की डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है और 6 महीने के बाद बच्चे को सिर्फ माँ के दूध से उसका एनर्जी डिमांड पूरी नहीं हो सकती, उसकी प्रोटीन की डिमांड भी थोड़ी बढ़ जाती है और आयरन की भी उसको रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्योंकि पहले 6 महीने के जितना आयरन चाहिए वो तो वो अपनी माँ के पेट से लेके पैदा होता है, लेकिन 6 महीने के बाद में उसको आयरन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो 6 महीने के बाद बच्चों को जो भी घर में खाना है बनता है उसी खाने से उसका कॉम्प्लीमेंट्री फूड बनाया जाना चाहिए। लाइक दाल चावल, खिचड़ी, सब्जियां जो भी होती हैं, हम उसके लिए सूप्स बना सकते हैं, हम खिचड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। और एक मैं बताती हूँ, एमाइलेज रिच फ्लावर घर में ज़रूर बना लेना चाहिए। 3 हिस्सा अनाज मतलब गेहूँ ले सकते हैं और 1 हिस्सा मूंग ले सकते हैं। पहले 9 महीने के लिए मूंग का ही यूज़ करना प्रेफरेबल रहता है क्योंकि मूंग जो है वो थोड़ा इजी डाइजेस्टिंग होता है। और 9 महीने के बाद में हम वो 1 हिस्सा चना भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ों को अलग अलग भिगाते हैं, उसको खूब अच्छी तरह से भीगने के बाद में उसे ढक के रख देते हैं ताकि उसमें अंकुर निकल आए। और जब उसमें इतना इतना अंकुर निकल आता है, तकरीबन आप कह सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर का जब अंकुर निकल आता है, तो उन दानों को धूप में सुखा लेते हैं। धूप में सुखाने के बाद उसको मध्य आंच पे भूनते हैं अलग अलग, और फिर जब वो अच्छी तरह से भून जाते हैं तो फिर मिक्सर में इसका हम पाउडर बना लेते हैं। और ये अमाइलेज रिच फ्लावर कहलाता है क्योंकि ये अंकुरित गेहूं और अंकुरित मूंग से बना हुआ है, तो इसमें कैल्शियम आयरन बायो अवेलेबल हो जाता है और इसमें जो स्टार्च होता है वो स्टार्च माल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ वेरी इजी डाइजेस्टिंग। और 6 महीने के बाद जब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करानी है तो हम घर में बनने वाले खाना और उसके अलावा 2 फीड हम उसको बच्चे को इस अमाइलेज रिच फ्लावर के दे सकते हैं। इनिशियली हम 1 टीस्पून पाउडर और उसमें तकरीबन आधा, इसको हम नमकीन या मीठा दोनों ही कर सकते हैं। अगर मीठा करना चाहते हैं तो हम उसमें 1 टीस्पून जैगरी मिला करके और आधी कटोरी दूध मिला के उसको बॉईल करेंगे और जब वो थोड़ी सी थिक स्लरी बन जाती है तो वो बच्चे को पिला देंगे। और दाल का पानी पिलाने की लोगों को
जानकारी रहती है। यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि 6 महीने के बाद जब हम बच्चे की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं तो हमें उसे गाढ़ी गाढ़ी दाल पिलानी चाहिए, दाल का पानी नहीं पिलाना चाहिए। खिचड़ी भी जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से पकी होनी चाहिए, और दाल चावल के साथ में उसमें कुछ सब्जियां भी उबाली जा सकती हैं, जैसे लौकी उबाल सकते हैं, उसके साथ कद्दू उबाल सकते हैं, गाजर उबाल सकते हैं, और जब वो बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगी तो उसको फोक से मैश कर सकते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद बच्चे को खिला सकते हैं। बच्चे के खाने में ऊपर से थोड़ा सा घी मिलाना एक अच्छी आदत होती है, उससे बच्चे को एनर्जी डेंसिटी जो होती है, क्योंकि बच्चे की डाइट बहुत कम होती है, उसका पेट बहुत छोटा होता है, तो वो 1 चम्मच 2 चम्मच शुरू इनिशियली वो 2 टीस्पून ही खाना खाएगा, लेकिन धीरे धीरे फिर उसकी डाइट बढ़ती चली जाती है। 9 महीने तक बच्चा जो है वो आधी कटोरी खाना तकरीबन 4 बार आराम से खा लेता है, और 1 साल का होते होते तक के बच्चा जो होता है वो पौन कटोरी खाना दिन में 4 या 5 बार खा सकता है। और जैसे ही बच्चे को 6 महीने का हो जाता है तो मदर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पहले बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो भी दे रही हैं वो खिलाएं, और उसके बाद में वो अपना ब्रेस्ट फीड करा दें। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी खाना हमने खिलाया उसकी प्रोटीन में अगर थोड़ी बहुत कमी है तो वो ब्रेस्ट फीड जो हम कराते हैं तो वो माँ के दूध का प्रोटीन जो है वो आइडियल प्रोटीन होता है, 100% उसका नाइट्रोजन जो है रिटेंशन हो जाता है हमारी बॉडी में। अंडे का प्रोटीन और माँ के दूध का प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन जो है ये रेफरेंस प्रोटीन कहलाते हैं, जो कि मैक्सिमम हमारी बॉडी में रिटेन हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा है कि जब हमने बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीड कराना शुरू कर भी दिया है तो भी हम बच्चे को अपने दूध का एडवांटेज देते रहें। कई बार ऐसा होता है कि मदर्स वर्किंग है एंड दे हैव टू गो बैक टू द जॉब, एंड आई थिंक आप सबको ये चीज़ मालूम होगी कि अभी सरकार की तरफ से 6 महीने की लैक्टेशन लीव मिलती है मदर्स को, विच इज़ फुल्ली पेड। और अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए या उसकी देखभाल के लिए अगर मदर कोई सी छुट्टी लेना चाहती है, इवन जो छुट्टी उसको ड्यू नहीं है वो भी छुट्टी वो पहले ले सकती हैं, और बाद में उनके खाते में से वो छुट्टी काटी जा सकती है। तो चाइल्ड केयर लीव जो है वो मदर्स ले सकती हैं। तो मैं हमेशा कहना चाहती हूँ कि जो भी वर्किंग मदर्स हैं उनको पहले 6 महीने बच्चे को एक हेल्दी स्टार्ट देने के लिए अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर मदर डिटरमाइंड है तो इसमें उसे काफ़ी सफलता मिलती है। पर मैंने कई बार देखा है कि माँ को डाउट्स बने रहते हैं, मेरा दूध पूरा है कि नहीं है, बच्चा भूखा रहता है, बच्चा रोता है। तो कई बार बच्चा रोता है इसलिए भी है कि उसे ठंड लग रही है, कई बार बच्चा इसलिए भी रोता है कि उसे अपनी माँ के पास रहना है, उसे अच्छा लगता है माँ की गोद में रहना। कई बार बच्चा इसलिए रोता है कि उसने नैपी वेट कर दी है और वो गीला है, उस कारण से भी बच्चा रो सकता है। तो यहाँ मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि सफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको नापने के 2 तरीके हैं। एक तो आप उसको कॉटन की नैपी बांधिए और देखिए कि बच्चा 24 घंटे में 10 से 12 नैपी वेट करता है या नहीं। अगर 24 घंटे में 10 से 12 नैपी वेटिंग हो रही है, दैट मीन्स चाइल्ड इज गेटिंग सफिशिएंट मिल्क। और उसका वेट गेन देखिए, वेट गेन अगर वेट गेन चार्ट के हिसाब से ठीक चल रहा है तो आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों से हम अपने बच्चे को कंपेयर करने लगते हैं। कोई बच्चा टॉप फेड है, उसका वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, और हमारा बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है, उसका वेट गेन कम हो रहा है। देखने वाले लोग कहने लगे, अरे तुम्हारा बच्चा भी इतना ही बड़ा है, उनका बच्चा भी इतना ही बड़ा है, उसका वजन देखो वो तो बड़ा हेल्दी है और तुम्हारा बच्चा कमज़ोर है। ऐसी जब भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए तो यू प्लीज़ कन्फर्म फ्रॉम योर पीडियाट्रिशियन कि वेदर माई चाइल्ड इज गेनिंग वेट प्रॉपरली और नॉट। कभी अगर ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में ये बात हो रही है कि बच्चे का वेट गेन प्रॉपर नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं हम। मैंने देखा अभी थोड़े दिन पहले ही एक मदर कहने लगी हमारे बच्चे का वेट गेन ही नहीं हो रहा मैडम। तो हमने बोला कि आप कैसे ब्रेस्ट फीड कराती हैं? वो कहने लगी 15 मिनट में एक तरफ दूध पिलाती हूँ, फिर मुझे लगता है इसका पेट नहीं भरा है तो फिर मैं दूसरी तरफ 15 मिनट बच्चे को दूध पिला देती हूँ। तो आधे घंटे तक बच्चा दूध पी रहा है लेकिन फिर भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा। तो ये चीज़ समझने वाली है कि जब हमारा बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है तो शुरू में जो 10-15 मिनट जो ब्रेस्ट से मिल्क आता है वो 4 मिल्क होता है, और उसके बाद जो दूध आना शुरू होता है वो हाइंड मिल्क होता है। तो इस मिल्क के कॉम्पोजिशन में अंतर है। 4 मिल्क जो है वो वाटरी है
और उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और हाइंड मिल्क जो है वो थिकर होता है एज कम्पेयर टू फोर मिल्क, और उसमें फैट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो फैट जो है वो बेबी के वेट गेन के लिए ज़रूरी होता है, और फोर मिल्क जो है वो बच्चे की इम्यूनिटी और उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड के दौरान हमें ये ध्यान रखना है कि हम बच्चे को डिमांड फीड करा रहे हैं, घड़ी देखकर फीड ना कराएं। कभी कभी होता है बच्चा रात में जब उसका रिदम जम जाता है, तो कभी कभी बच्चा रात में 5 घंटे सो जाता है। तो मदर को ध्यान देने की ज़रूरत है कि 2-3 घंटे के बाद में उसे उठ करके पहले बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है। और यहाँ ये याद रखिए कि बच्चा सोते सोते माँ का दूध बहुत अच्छे से पीता है, और कभी भी जब बच्चा थक जाता है, उसके गाल दुखने लगते हैं, तो वो माँ का दूध पीते पीते रुक जाता है। तो जब भी बच्चा माँ का दूध पीते पीते रुक जाए, तो उसके पैर में हील से टो तक इस तरह से उंगली को फिराइए। तो आप देखेंगे जैसे गाड़ी में हम एक्सीलेटर देते हैं ना, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। इन द सेम वे बच्चा मान लीजिए सो भी रहा है या जाग भी रहा है, कभी भी वो दूध पीते पीते अगर रुक गया, तो आप उसको इस तरह से टिकल करिए हील टू टो, तो बच्चे की सकलिंग की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। और कभी कभी बच्चा थक गया है और उसके गाल दुख रहे हैं, तो उसे 2-5 मिनट का समय दीजिए। आप देखेंगे कि बच्चा अटैच रहता है, अटैचमेंट नहीं छोड़ता, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए रुक जाता है। इट्स लाइक जैसे हम कभी कोई एक्सरसाइज करते करते, मान लीजिए आप डंबल्स उठा रहे हैं और एक राउंड उठा लिया, दूसरा राउंड उठा लिया, फिर तीसरे राउंड में आप थोड़ा थक जाते हैं, तो आप थोड़ी सांस लेने के बाद में थर्ड राउंड को भी आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से समझिए कि बच्चे के लिए माँ का दूध पीना एक हैवी एक्सरसाइज है। और आप देखिएगा कि जैसे ही बच्चा ब्रेस्ट फीड पे आता है, तो उसके गाल जो होते हैं ये अच्छी तरह से फूल जाते हैं, और यहाँ पर एक लाइन जो होती है वो दिखाई देने लगती है। तो ब्रेस्ट फेड बेबीज का चेहरा जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत, और गाल उनके फूले फूले होते हैं। वो एक्चुअली इनके मसल्स जो होते हैं, जैसे हम डंबल्स उठाते हैं तो हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स अच्छे बन जाते हैं, बच्चों के गाल जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं। सो आई थिंक जो वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए मैं एक हिंट देना चाहूँगी कि वो एक्सप्रेशन सीखें अपने ब्रेस्ट मिल्क का। और रात में क्योंकि हमारा प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स बहुत एक्टिव होता है, तो वो रात में मिल्क को एक्सप्रेस करके और साफ कटोरियों में रख के और ढक के उसे फ्रिज में रख सकती है। और जब कभी वो काम पे जाएं, तो बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको हम आँच पे रख के गर्म नहीं करते। जैसे हम लोग दूध गंजी में डाला और गर्म कर लेते हैं ना गैस पे रख के, इस तरह उसे गर्म नहीं करते। एक हॉट वाटर बाथ में उस कटोरी को रख सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही उस कटोरी को निकाल के बाहर रख सकते हैं, और जब वो थॉ हो जाए तो वो दूध चम्मच से बच्चे को पिलाया जा सकता है। तो मेरा ऐसा विश्वास है, इतने सालों का मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को लैक्टेशन कंसल्टेशन करने का, मदर्स को, तो मैंने ये देखा है कि अगर मदर डिटरमाइंड है और पॉजिटिव है, उसकी क्वेरीज एंड हो सकती हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, लेकिन अगर एक एक बात का हम उसे आंसर अच्छे से दे दें, तो इस प्रैक्टिस को इंश्योर किया जा सकता है। और माँ का जितना कॉन्फिडेंस है बच्चे को दूध पिलाने के लिए और जितना डिटर्मिनेशन है, उस पर ही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जो सक्सेस होती है वो निर्भर करती है। प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फेड बेबीज हो सकते हैं अगर माँ को बहुत ज़्यादा दूध आ रहा है, बच्चा 2 साल का भी हो गया है, तो हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए। हमें माँ और बच्चे के बीच का वो डाइट है वो डिसाइड करें उन्हें कब तक दूध पिलाना है। क्योंकि कभी कभी अगर बहुत अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, भले ही बच्चे की उम्र ज़्यादा हो गई है, और अगर माँ एकदम से दूध छुड़ाने की कोशिश करती है, तो कई बार माँ को बहुत बुखार आ जाता है, तो उस केस में दिक्कत हो सकती है। तो सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ तक अगर ब्रेस्ट फीड करा रही हैं मदर्स, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें अर्ली इनिशिएट करें, पहले 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराएं। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अंतर्गत एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क पिलाना भी उसी के अंतर्गत आता है, कि हम टॉप मिल्क ना दे करके EBM अपने बच्चे को दे रहे हैं। ये हम कभी कभी कर सकते हैं जब बच्चा अंडरवेट है या किसी भी कारण से बच्चा सकलिंग में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तब हम ऐसा कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड कंटिन्यूइंग ब्रेस्ट फीडिंग along with the complementary food. Thank you so much. Namaskar.
मंजुला मैडम ने सारी चीज़ें हमें जो गाइड करी, बताई, इतना कीमती समय अपना निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का। मैं अब कार्यक्रम को विराम देना चाहूँगी। आप सभी लोगों ने इतना समय निकाला, सब कुछ सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। कार्यक्रम की रूपरेखा इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपका सहयोग रहा तो हमें करने में और अच्छा लगेगा। मैं आपसे बार बार यही विनय कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें ऐड होना चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइए। जो भी क्वेश्चन है आप इसमें पूछिए, हम आंसर करेंगे। नंबर हमारा लगातार फ्लैश हो रहा है। जिसका नंबर इसमें जुड़ा नहीं है आप उसमें दीजिए, हम नंबर आपका ऐड करेंगे, सारी लिंक शेयर कर देंगे। जो भी चीज़ें हैं आप बताइए। आप सभी लोगों ने इतना समय निकाला हमारे लिए, तीनों मैडम ने, तीनों गेस्ट ने हमारे लिए समय निकाला। इसके लिए हम पूरा बंसल परिवार, डॉक्टर प्रिया मैडम जो कि रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और बंसल हॉस्पिटल में हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम चालू किया है आप सभी के लिए, उन सभी का, और विशिष्ट अतिथि जिन्होंने समय निकाला, डॉक्टर शैलजा मैडम, डॉक्टर ऋतु तिवारी मैडम, डॉक्टर मंजुला मैडम, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। नमस्कार। इसी तरीके से सुफल ग्रुप चलता रहेगा।